रात के बज रहे हैं 1 और हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बात पूरे चैप्टर की डिटेल डिस्कशन की नहीं है। हम डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं, अच्छी तरह से कर चुके हैं, तो उसको बार बार उतना टाइम देने का ना समय है और ना ज़रूरत है। बातें करेंगे हम क्विक रिकैप की। आज है पार्ट 1, जहाँ से इंडक्टर शुरू होगा वो आएगा पार्ट 2 में। ऐसी अभी तो प्लानिंग यही है कि इंडक्टर पे जाके छोड़ देंगे आज के पार्ट को और कल इंडक्टर वाले पार्ट को कंप्लीट करेंगे। तो 2 सेगमेंट्स में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। एक क्विक रिकैप है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और चलिए शुरू करते हैं। आईटी जेईई मेंस और एडवांस के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्विक रिकैप। मैं कंसेप्ट पढ़ाऊँगा। कंसेप्ट्स को वैसे 11th वाले बच्चों की या 12th वाले बच्चों की तरह नहीं पढ़ाऊँगा कि जहाँ पे एक एक बात को 10-10 बार बोला जाए। ये एज्यूम किया जा रहा है कि आपको टॉपिक्स आते हैं, आप पहले पढ़ चुके हैं। जस्ट फॉर द रिवीजन, कोई टॉपिक ना छूट जाए इसलिए बोल बोल कर सारी बातें बता दी जाएँ। ठीक, शुरुआत करते हैं क्विक रिकैप की। सबसे पहला जो टॉपिक है वो आता है हमारे पास फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उससे पहले हम कर लेते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को, कि व्हाट इज़ मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन किया था, इसके पीछे की फिजिक्स कुछ नहीं है। वी कॉइन अ टर्म, वी डिफाइन अ क्वांटिटी और हम कहते हैं कि बी डॉट डी ए इज डी फाई। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा, डी फाई बी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ से इंटीग्रेट कर लीजिए आप, तो आपके पास आंसर आएगा दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी ए। ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। ठीक है, ध्यान रखें। अच्छा, एक बात और भी कि जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लिखी गई है उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो आपने एरिया वेक्टर सेलेक्ट किया है वो है। मतलब एक छोटा सा एरिया वेक्टर आप सेलेक्ट कीजिए किसी स्पेस में और उस एरिया वेक्टर पर, उस छोटे से डी एरिया वेक्टर पर जो पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लिखी गई है। और ऐसे हर पॉइंट पर करिए और इंटीग्रेट कर दीजिए। अच्छा, एक छोटी सी बात और भी कि जो मैग्नेटिक फील्ड हुआ करती है ये क्लोज्ड लूप में एग्जिस्ट करती है, ध्यान रखें, क्लोज लूप में एग्जिस्ट करती है। और जब भी कभी फील्ड हमारी क्लोज लूप में एग्जिस्ट करेगी तो जैसे ही हम इस बी डॉट डी ए के इंटीग्रेशन को क्लोज लूप में कर देंगे तो ये जो फाई बी है इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ये क्लोज लूप में एग्जिस्ट करने का मतलब है कि जितना फ्लक्स हमारे किसी क्लोज्ड सरफेस के अंदर एंटर करेगा उतना ही फ्लक्स उस सरफेस से एग्जिट भी करेगा, यानी इनपुट फ्लक्स बराबर आउटपुट फ्लक्स होगा, तो टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस 0 होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है मैग्नेटिक फ्लक्स को लेकर के। ठीक, ये फ्लक्स की बात है। इसमें एक छोटी सी चीज़ आती है सवाल, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी हम लोग कराया करते थे। वो क्या कि मान लो कि मेरे पास एक डिस्क है। ठीक, लेट अस सपोज ये डिस्क है मेरे पास। अब डिस्क है तो मैं कहता हूँ कि चलो इसके अंदर कुछ मटेरियल भी भर लेते हैं फटाफट से। ठीक, ये है, ये मेरी डिस्क है। कहा यह जा रहा है कि जो भी मेरी डिस्क है इस पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से है, नॉट क्रॉसिंग दिस। ठीक, फील्ड इज़ नॉट क्रॉसिंग द सरफेस, इट इज़ लाइंग ऑन द सरफेस। ये बात बोली गई है कि फील्ड जो है वो सरफेस पर लाई कर रही है, क्रॉस नहीं कर रही है। और अगर ये बात सत्य हो जाए, सत्यापित हो जाए, किसी भी तरह से प्रूफ हो जाए कि फील्ड जो है वो लाई कर रही है, क्रॉस नहीं कर रही है, तो एरिया वेक्टर की चर्चा करो। एरिया वेक्टर किधर आने वाला है? एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो ये वेक्टर जो है वो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो गई। क्या इस सरफेस और सरफेस के परपेंडिकुलर जो एरिया वेक्टर है इन दोनों के बीच में बी फील्ड इज परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर? हाँ, तो इसका मतलब जो फ्लक्स है वो आया मेरा बी डॉट ए, और इसको हम लिख सकते हैं बी इंटू ए इंटू कॉस 90, और जिसकी वैल्यू हो जाएगी 0। यानी फ्लक्स तब तक नहीं आएगा जब तक कोई फील्ड लाइन हमारे सरफेस को कट नहीं करेगी। कट ना करने का मतलब आर पार नहीं हो जाएगी। अगर लाई कर रही है, कट नहीं कर रही है, तो फ्लक्स नहीं लिखा जाएगा। इसका मतलब कितनी फील्ड हमारी सरफेस के थ्रू गुजर गई, ये बात निकालना, ये कहलाएगा कि कितना फ्लक्स है। फ्लक्स बेसिकली ये बातें बता रहा है कि आपके सरफेस का फील्ड में ओरिएंटेशन क्या है और व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज क्रॉसिंग योर सरफेस। ठीक, ये बात है। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक आता है दैट इज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इम्पॉर्टेंट है, फैराडे साहब की दुनिया बहुत इंपॉर्टेंट है। खास बात समझना कि फैराडे ने, जो मैं इक्वेशंस लिखूंगा ये इक्वेशन फैराडे ने नहीं दी हैं। फैराडे की इक्वेशंस में कोई भी उनका लॉ इक्वेशन के टर्म में नहीं है। फैराडे का लॉ हमेशा सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशंस, एक्सप्लेनेशंस के टर्म में है। उनकी मैथ बहुत कमज़ोर थी, वो मैथमेटिकल इक्वेशंस का सहारा नहीं लिया करते थे। तो उन्होंने कहा कि जब भी कभी किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में आप एक सरफेस रख दें और जब भी कभी हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स किसी लूप से
क्रॉस करेगा और वो टाइम के साथ चेंज होगा। मतलब सरफेस का मतलब जो भी आपने कंडक्टिंग लूप बनाया है उस कंडक्टिंग लूप में, कंडक्टिंग लूप का मतलब मान लो कि ऐसे एक लूप है ये, और इससे कुछ फील्ड लाइनें पास हो रही हैं इस तरह से, ठीक। वी कैन कंसीडर द फील्ड लाइंस एनीवे, और ये फील्ड लाइनें समय के साथ बदल रही हैं, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस लगातार बदल रही हैं, तो हम ये कहेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल इज चेंजिंग। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल चेंज होता है तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है उसकी वजह से एक ईएमएफ जनरेट होता है, ठीक। उसकी वजह से एक ईएमएफ जनरेट होता है, और वो ईएमएफ अगर कंडक्टिंग लूप है तो वो करंट जनरेट करती है। इसका मतलब वेन एवर देर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल देयर इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन द कॉइल। कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं। यानी कि जब भी कभी d∅b/dt ज़ीरो नहीं होगा, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज़ीरो नहीं होगा, मतलब फ्लक्स कांस्टेंट नहीं होगा, समय के साथ वेरी करेगा हमारे सरफेस से, तो हम ये कहेंगे कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल है वो भी ज़ीरो नहीं होगा, नॉन ज़ीरो होगा, यानी ईएमएफ इंड्यूस होगा ही होगा। ये तो पहला नियम था, और सारा का सारा स्टेटमेंट वाइज है, इसमें कोई चमत्कार की बात नहीं है, ठीक, ध्यान रखें। दूसरा नियम ये कहता है कि भाई जो फ्लक्स जनरेट हुआ, फ्लक्स चेंज होने की वजह से ईएमएफ जनरेट हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है, उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड किन बातों पे डिपेंड करेगा? तो इस बात पे डिपेंड करता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू ईएमएफ इंड्यूस्ड। कोई परेशानी आई होप नहीं होगी इसमें। इसको लिखें कैसे? तो बाद में इसको मैथमेटिकल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट किया गया? जो ईएमएफ इंड्यूस्ड है उसकी वैल्यू लिखी जाएगी माइनस टाइम d∅/dt। ये माइनस क्यों लगाया? अच्छा, इसमें कुछ और नहीं लगाओगे, मैंने n भी लगा दिया। ये n क्या है? अगर वो एक लूप ना हो के कई सारे लूप्स हों, n टर्न्स हो, तो n टर्न्स का मतलब जो फ्लक्स है वो हर एक लूप की वजह से होगा, तो n टाइम्स हो जाएगा। और जो माइनस है, ये माइनस बेसिकली लेंस लॉ को इंडिकेट करता है। व्हाट इज लेंस लॉ? लेंस लॉ कहता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है उसकी वजह से जो करंट आया है वो इस तरह जनरेट होगा कि वो अपने ही कॉज को अपोज कर सके, ठीक। यानी कि दिस इंडिकेट्स दैट द ईएमएफ इंड्यूस्ड अपोजेस द चेंज इन फ्लक्स। चेंज इन फ्लक्स नहीं तो उसको जनरेट किया है, तो वो चेंज इन फ्लक्स को अपोज करता है, ठीक। और अगर ईएमएफ चेंज इन फ्लक्स को अपोज करता है तो करंट ऐसे जनरेट होगा कि वो चेंज इन फ्लक्स को अपोज करता रहे, अपने कॉज को अपोज करता रहे, ठीक। और इसी बात को जो ये लिखा गया है, इसी चीज़ को हम लोग कह देते हैं लेंस लॉ, लेंस लॉ, ठीक। मैं अलग से लेंस लॉ नहीं बोलूँगा, इतना दिमाग में रखें, ये लेंस लॉ है, बात खत्म, ठीक है। तो इसमें कोई चमत्कार वाली बात नहीं है। अब एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं। क्या? आओ देखो, कह रहा है कि मान लो एक इन्फानाइट वायर है, ये इन्फानाइट वायर है, ऊपर भी इन्फानाइट और नीचे भी इन्फानाइट, और मान लो कि ऊपर की तरफ करंट बह रहा है, करंट स्टीडी है, वो है आई है जो वो है कांस्टेंट। स्टीडी का मतलब कांस्टेंट, समय के साथ नहीं बदल रहा। हमने कहा कि मेरे पास यहाँ पे एक लूप है और बिल्कुल आइडेंटिकल टाइप के दो लूप्स हैं, ठीक। आइडेंटिकल टाइप के दो लूप्स हैं, एक ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है मुझसे, ये सीधा कर लो फिर बात बनेगी शायद, हाँ ठीक। एक ये, ठीक, आइडेंटिकल टाइप के हैं तो थोड़ा छोटा कर लेने में समझदारी है। ये दो लूप्स हैं और बराबर बराबर दूरी पर रखें, मान के चलते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे हैं। इक्वल सेपरेशन का मतलब क्या हुआ कि अगर ये यहाँ से x दूरी पर है तो ये भी यहाँ से x दूरी पर है। इसका साइड A है और इसका भी मैं कह रहा हूँ कि साइड A और साइड A है। ये लूप 1 है, ये लूप 2 है। और फिर ये कहा जा रहा है कि जो लूप 1 है इसको ऊपर की तरफ v वेलोसिटी के साथ भेजा जा रहा है, लूप 2 को इधर v वेलोसिटी के साथ भेजा जा रहा है। ये वाली वेलोसिटी जो है वो पैरेलल टू करंट कैरिंग वायर है और ये जो है वो परपेंडिकुलर टू वायर है। हम ये डिफाइन कर रहे हैं जानबूझकर, ध्यान रखें कि वी आर डिफाइनिंग, ऐसा है। तो कह रहा है कि किस वाले लूप में करंट जनरेट होगा, क्या दोनों में करंट जनरेट होगा या किसी एक में करंट जनरेट होगा, अगर होगा तो किस में होगा, आखिर क्यों होगा। तो चलो करके देखते हैं।
सबसे पहले तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ ये, ठीक, ये देखो, और ऐसे ही एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, थोड़ा सा आई होप छूट गया मुझसे, ये रही आपकी लाइन, ये ठीक। आप देखो गौर से कि जब ये ऊपर वाला वन लूप ऊपर जाएगा तो रहेगा तो इसी रीजन के अंदर, नीचे आएगा तो रहेगा तो इसी रीजन के अंदर। अगर वायर के पैरेलल हम चल रहे हैं तो गौर से सोचो, इस रीजन में जितना फ्लक्स पहले था, इस रीजन में जितना फ्लक्स पहले था, क्या अभी भी उतना ही है? हाँ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में तो कोई वेरिएशन नहीं आ रहा, जो सेपरेशन पहले थी वही सेपरेशन आज भी है, कोई चेंज नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि फ्लक्स में कोई चेंज नहीं है, यानी कि फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट है। फ्लक्स कांस्टेंट है तो जो डी फाई बाई डी टी है वो ज़ीरो है, तो जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस जो है वो खुद भी ज़ीरो है। जबकि इस केस के अंदर अगले ही इंस्टेंट पे लूप थोड़ा दूर हो जाएगा तो फ्लक्स जो है वो ज़ीरो नहीं होगा, या फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट नहीं होगा, यानी डी फाई बाई डी टी जो है वो ज़ीरो नहीं होगा, हम ये कह सकते हैं। तो मतलब ये है कि यहाँ पे ईएमएफ जो है वो नॉन ज़ीरो होगा, यानी कि सेकंड केस में ईएमएफ इंड्यूस होगा और फर्स्ट केस में ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। इन बातों को दिमाग में ज़रूर रखना है। आगे बढ़ें। अच्छा, अब बात आती है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिससे मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा सवाल आने के चांसेस रहते हैं, दैट इज़ मोशनल ईएमएफ। कौन सा? इमोशनल ईएमएफ नहीं, मोशनल ईएमएफ। अगर एक रॉड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चलने लग जाए, फील्ड चेंज ना हो, तो कितना फ्लक्स आएगा? मानो कि एक रॉड है और इसकी लेंथ है L, ये इस दिशा में चल रही है v वेलोसिटी से, और हम ये कहते हैं कि जो B फील्ड है वो अंदर की तरफ है और पूरे रीजन में। पूरे रीजन का मतलब कितना रीजन? कितना रीजन का मतलब इतना रीजन। जितनी भी दूरी पर हमें इसे चलाना है उतने रीजन में B फील्ड है और वो अंदर की तरफ है। अगर ऐसा है तो क्या किया जाए? क्या करें? गौर से देखो, मान लो कि dt टाइम में ये कितना दूर चल लेगा, ये निकालने की कोशिश करो। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी वो v इंटू डी टी होगी। तो मान लो कि ये हमारा जो रॉड है वो यहाँ तक आ गई, ये आ गई। जब यहाँ तक आ गई तो तुम तुरंत कहोगे कि दिस इज़ द एरिया विच द रॉड हैज़ स्वेप्ट, हाँ कि ना? हाँ बिल्कुल। अगर ये एरिया स्वेप किया है तो ये वाली जरा लेंथ बता के बताओ, ये लेंथ कितनी है? ये तो वी डी टी है। हाँ, ये वी डी टी है। तो कॉमन सेंस है कि जो एरिया स्वीप किया है इन भाई साहब ने, वो एरिया स्वीप किया है v इंटू डी टी। और जो मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करने की कोशिश करें तो वो b है। तो जो फ्लक्स की वैल्यू आएगी, फ्लक्स का मतलब जितना फ्लक्स इन्होंने कट किया है, हमारी रॉड ने फ्लक्स जो कट किया है, वो फ्लक्स कितना होगा? वो तो b इंटू ए होगा, और b की वैल्यू बेटा b ही है, और v की वैल्यू है v इंटू एल भी लिखना चाहिए, क्योंकि ये लेंथ हो जाएगी और लेंथ के साथ ये ब्रेड्थ हो जाएगी, तब ये एरिया आएगा। तो हम लिखें b इंटू वी इंटू डी टी इंटू एल। ये मैं डी टी को नीचे भेज देता हूँ। गौर से देखो, जैसे ही मैं डी टी को नीचे भेजूँगा तो लिखा जाएगा, इसको मैं डी फाई कर दूँ क्योंकि डी टी टाइम का फ्लक्स है, तो लिख देते हैं डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी, और ऊपर क्या लिख दें इसको? बी वी एल। क्या निकल के आया भैया? ये निकल के आया हमारे लिए बी वी एल। तो डी फाई बाई डी टी है, और डी फाई बाई डी टी होता क्या है? फ्लक्स। अभी तो सर आपने माइनस लिखा था, माइनस का मतलब होता था सिर्फ डायरेक्शन से कि किस तरफ ईएमएफ करंट को जनरेट करेगा, मैग्नीट्यूड तो बी वी एल ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक ये तरीका है बी वी एल को निकालने का। एक और तरीका, इसका एक और एक्सप्लेनेशन है बी वी एल का, वो क्या है? गौर से देखो, हम ये कह रहे हैं कि मान लो मैग्नेटिक फील्ड है वो पूरे रीजन में फैली हुई है, कुछ इस प्रकार से जैसे मैं दिखा रहा हूँ वैसे मैग्नेटिक फील्ड को मान लें, इसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा, आगे बढ़ते रहें। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि बी फील्ड जो है वो अंदर की तरफ है। हमने कहा ठीक है, अंदर की तरफ है। और बताइए, मान लो कि हमारी रॉड ये थी, मानना क्या, रॉड तो ऐसी ही थी, इस बार हमने थोड़ी सी चौड़ी कर दी है रॉड को, ये एल लेंथ और ये ऐसे है। अब क्या किया जाए? पेन को थोड़ा पतला किया जाए क्योंकि अब बात थोड़ी माइन्यूट हो जाएगी। मान लो कि अंदर हमारे पास कोई एक पॉजिटिव चार्ज रखा है। वैसे तो मुझे इलेक्ट्रॉन की चर्चा करनी चाहिए, पर मैं इलेक्ट्रिसिटी में भी हमेशा कहता हूँ कि इलेक्ट्रॉन की जगह पॉजिट्रॉन कंसीडर करके चलो। ऑल्दो पॉजिट्रॉन बोल रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन जैसा ही है, पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करिए बस ये। और ये जो चार्ज है किधर जा रहा है? आगे v वेलोसिटी से। अगर ये चार्ज v वेलोसिटी से आगे जा रहा है और फील्ड है अंदर की दिशा में, तो जरा क्रॉस प्रोडक्ट लगाइए, इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगी? तो सब बच्चे कहेंगे कि पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स का फॉर्मूला F मैग्नेटिक होता है उसकी वैल्यू होती है Q ऑफ V क्रॉस B। तो भैया क्रॉस लगा के देखो, V क्रॉस B, तो V क्रॉस B करोगे तो B अंदर की तरफ, V राइट की तरफ है, तो जो फोर्स की डायरेक्शन आएगी
एफ मैग्नेटिक पॉजिटिव चार्ज पे वो ऊपर की तरफ आएगी, और अगर मैं नेगेटिव चार्ज की बात करूँ तो नेगेटिव चार्ज पे यही फोर्स नीचे की तरफ आने लग जाएगी। नेगेटिव चार्ज पे फोर्स की डायरेक्शन जस्ट बदल जाती है, उल्टी हो जाती है। अगर जस्ट ऑपोजिट हो जाती है तो फिर चर्चा करें भाई, क्या करें, पीला कलर ले लें। और फिर ये देखें कि धीमे धीमे ऐसा होगा कि सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज ऊपर और नेगेटिव चार्ज नीचे एक्यूमुलेट होने लग जाएंगे। किस वजह से? क्योंकि हमें मैग्नेटिक फोर्स इनको ड्रैग कर करके एंड पर भेज रही है। फिर इसकी दूसरी पिक्चर देखें। दूसरी पिक्चर का मतलब हम ये चर्चा कर रहे हैं कि ज़रा दूसरी पिक्चर आओ देखो, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा पिक्चर बना दें, अगर ढेर सारी बात लाइनें बनाते चले जाएंगे तो फिर समझ नहीं आएगा कुछ, इसलिए थोड़ा अलग करके देखो। उसी चीज़ को अब सेकंड पिक्चर क्या है और से देखिए, पतला कर लें फिर से क्योंकि अंदर की बातें होंगी। मेरे लिए पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ एक्यूमुलेटेड था, याद करो, अभी वहाँ दिखा, और नेगेटिव चार्ज यहाँ एक्यूमुलेटेड है। जब नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज यहाँ एक्यूमुलेटेड हैं और इसकी लेंथ है बेटा L, तो कॉमन सेंस कहता है कि जब भी कभी कहीं भी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएंगे, चार्ज डेंसिटीज आ जाएंगी, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। तो ये जनरेट हो गई बेटा आपकी ई फील्ड। कोई परेशानी वाली बात बिल्कुल नहीं। अच्छा, एक बात ये कि ई फील्ड का फॉर्मूला कितना होगा या मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये कैसे पता चलेगा? तो एक चीज़ समझो, धीरे धीरे चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है, ठीक, चार्ज डेंसिटी समय के साथ बढ़ रही है, लेकिन एक वक्त के बाद जाकर के ये कांस्टेंट हो जाएगी, देन कांस्टेंट। अच्छा, कांस्टेंट होगी क्यों, उसका लॉजिक बताइए। लॉजिक सुनिए। लॉजिक ये कहता है कि भैया ऐसा है कि जब आप अपनी रॉड को देख रहे हो और ये v वेलोसिटी से आगे की दिशा में बढ़ रही है और b फील्ड जो है वो अंदर की तरफ है, इसको e लिख दिया मैंने, इसको v लिखना था, ये v, ठीक, और पहले से कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो चुके हैं, और एक्यूमुलेट होने के बाद किसी सर्टेन टाइम पर आप किसी पॉजिटिव चार्ज पर कंसीडर करिए कि क्या क्या केसेस हैं, क्या क्या फोर्सेस लग रही हैं, क्या क्या चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। तो ये कहा जाएगा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये v क्रॉस b वाली जो मैग्नेटिक फोर्स है वो तो सर पक्का पक्का ऊपर की तरफ लग रही है, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की दिशा में है, पॉजिटिव से नेगेटिव की दिशा में ई फील्ड हो चुकी है, तो इस पॉजिटिव चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी वो किधर लगेगी? तो तुरंत जवाब आता है कि ये सर नीचे की तरफ लगेगी, एफ इलेक्ट्रिक। और जब तक ये मैग्नेटिक फोर्स बड़ी है तब तक ये चार्ज एक्यूमुलेट होता जाएगा। जब तक ये चार्ज एक्यूमुलेट होता जाएगा तब तक हम ये कह सकते हैं कि जब तक ये चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है फर्दर, तब तक ये मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बढ़ती जाएगी। चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जाएगी। यानी जब तक मैग्नेटिक फोर्स डोमिनेट कर रहा है, चार्ज एक्यूमुलेट हो रहे हैं, जब तक चार्ज एक्यूमुलेट हो रहे हैं तब तक ई फील्ड बढ़ रही है, जब तक ई फील्ड बढ़ रही है तब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी तो बढ़ेगी भैया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी कि समय एक ऐसा आएगा कि इसके डोमिनेट करने से ये बढ़ रहा है, इसके बढ़ने से ये बढ़ रहा है, इसके बढ़ने से फोर्स बढ़ रही है। फोर्स बढ़ते बढ़ते ऐसा वक्त आएगा कि जब एफ मैग्नेटिक किसके बराबर हो जाएगी? एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के। जब एफ मैग्नेटिक एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के बराबर हो जाएगी तो हम बोलेंगे क्यू ऑफ वी क्रॉस बी, यानी क्यू वी बी इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। तुम्हारे दिमाग में क्यू से क्यू कैंसिल होता हुआ दिखाई देगा और फिर तुमको पता चलेगा ई की वैल्यू जो बनी वो वी इंटू बी बनी। इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई। बहुत अच्छी बात। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई उसको ऊपर देखो, जो ई फील्ड जनरेट हुई उसकी वैल्यू बेटा तुम्हारे पास है वी इंटू बी, अभी हम लोगों ने निकाली। अब बात आती है कि व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर या अक्रॉस द रॉड। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है बेटा ई इंटू एल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ। तो v इंटू बी इंटू एल, तो हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ इसको हम बोलेंगे v b l, और यही जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है इसको मैं कैपिटल V से डिनोट कर रहा हूँ। दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज टर्म्ड एज मोशनल EMF। मोशनल EMF, शायद पानी की ज़रूरत पड़ेगी थोड़ी देर बाद। हाँ, ये मोशनल EMF है। बात क्या है? E, इसका फॉर्मूला क्या बना? इसका फॉर्मूला हमारे लिए बना VBL। इम्पॉर्टेंट है, दिमाग में रखना है। ये इमोशनल EMF का फॉर्मूला है, इमोशनल नहीं है, मोशनल है। ठीक है, कोई परेशानी नहीं? आओ देखो, ये मोशनल EMF हो गया। ये इसका एक एक्सप्लेनेशन था, कोई परेशानी तो नहीं? आओ देखें, इसका एक अच्छा सवाल, एक अच्छा इलस्ट्रेशन है। वो क्या है, गौर से देखो। कह रहा है कि एक वायर है ये, ठीक, थोड़ा सा और इरेज कर दें, यहाँ तक ले आए। ये पॉइंट मैं कह रहा हूँ A है और ये जो पॉइंट है दिस इज़ B, ठीक है। और कह रहे हैं कि ये जो वायर है ये इस दिशा में भाग रहा है v वेलोसिटी से, ठीक। और जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा वो अंदर की तरफ है।
बताओ कि इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर ये वायर भाग रहा है तो इसके एंड्स ए और बी के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ जनरेट होगा। तो कहा जाता है कि ए से बी को आप चुपचाप से मिला लीजिए। जब आप इसको मिला लेंगे और इस वेलोसिटी के वेक्टर को भी मिला लीजिए, मिला लिया आपने, आपको पता चलेगा कि ये जो एंगल है दिस एंगल इज थीटा। कोई परेशानी नहीं। तो जो आपका ईएमएफ जनरेट होगा, ये तो ई फील्ड लिख दी मैंने, जो आपका ईएमएफ जनरेट होगा दैट ईएमएफ वुड बी वी बी इंटू एल साइन थीटा। और एल क्या है बेसिकली, एल क्या है, सोचो एल क्या है। एल इज़ नथिंग बट सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी। मतलब इस वायर की टोटल लेंथ क्या है, इस बात से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जबकि मुझे इस बात से फ़र्क पड़ता है कि जो दो पॉइंट्स के बीच में मुझे ईएमएफ निकालना है, उन दो पॉइंट्स के बीच में जो मिलाने वाली लाइन है, इस लाइन से इस लाइन की लेंथ है एल। अब वायर कितने लेंथ का है मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिन दो पॉइंट्स के बीच में मुझे ईएमएफ निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, उन दो पॉइंट्स के बीच का लीनियर सेपरेशन कितना है, दैट इज़ एल। और वेलोसिटी इस एल से कितना एंगल बना रही है, थीटा। तो ईएमएफ का फॉर्मूला बनेगा ई वी बी एल साइन थीटा। तो दिमाग में क्या आना चाहिए कि मुझे टोटल वायर ऑफ लेंथ ऑफ वायर से मतलब नहीं है, मुझे मतलब कितने पार्ट से, उतने पार्ट से है, उस लेंथ से या इमेजिनरी लेंथ से, चाहे वहाँ वायर हो चाहे ना हो, जिन दो पॉइंट्स के बीच में मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, उन दो पॉइंट्स के बीच की लीनियर सेपरेशन। थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस एल एंड वेलोसिटी। ठीक, इसको एल को हम धीमे धीमे करके एल वेक्टर की तरह ट्रीट करने लग जाएंगे, दैट इज़ अ डिफरेंट एस्पेक्ट, पर हाँ ठीक है, ये है सीन, कोई परेशानी नहीं। अब देखो अगला एग्जाम्पल क्या है। अगला एग्जाम्पल बहुत अच्छा आसान है। क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि वायर की लेंथ से मतलब नहीं है, उसके शेप से मतलब नहीं है। मतलब किससे है कि जिन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, उनके बीच में लीनियर सेपरेशन ड्रॉ करिए, उसको एल बोलिए। वेलोसिटी उस एल से कितना एंगल बना रही है, दैट इज थीटा। एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज वी बी एल साइन थीटा, वेयर एल इज नॉट द लेंथ ऑफ कंडक्टर बट द सेपरेशन बिटवीन द पॉइंट्स वेयर यू हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, बहुत बढ़िया। अगली बात कह रहा है कि मानो कि एक इन्फानाइट वायर है, ठीक, ऊपर भी इन्फानाइट और नीचे भी इन्फानाइट, और मानो कि ऊपर की तरफ करंट जा रहा है आई। अच्छी बात है। अब यहाँ पे कंडक्टर है एल लेंथ का, हमने कहा ठीक है एल लेंथ का है, और आगे की तरफ जा रहा है ये वी वेलोसिटी से। तो बताओ कि इसमें कितना ईएमएफ जनरेट होगा। प्रोवाइडेड है कि जो आई है वो कांस्टेंट है, कोई परेशानी नहीं, आई कांस्टेंट है तो बहुत ही अच्छी बात है। गौर से देखो, मान लो कि ये वी वेलोसिटी से जा रहा है, जाने दो, ये दूरी एक्स है। आज के तारीख में अगर ये दूरी एक्स है तो जो इस वक्त इस रॉड पर मैग्नेटिक फील्ड आ रही होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड बताएगी म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। डी की जगह मैंने एक्स लिखा है तो वो एक्स हो गया। और इसमें इस मैग्नेटिक फील्ड में चलने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, वो तो अंदर की तरफ होगी। कैसे होगी, आप राइट हैंड से इस वायर को कर्ल करिए, थंब करिए करंट की डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर बनेगी। और इन सर्कुलर लाइन में अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो बेटा अंदर की तरफ मिलेगा आपको, ये ऊपर नहीं है अंदर है, ध्यान रखना, ठीक है ना। और दूसरा तरीका एक और भी है, पाम रूल है। पाम रूल क्या कहता है कि थंब को करंट के डायरेक्शन में, राइट हैंड के थंब को करंट के डायरेक्शन में फैला लीजिए और फिर अपनी फिंगर्स को फैलाइए फील्ड पॉइंट की तरफ, तो आपकी पाम जो है वो फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। किसी भी तरीक़ों से निकालोगे फील्ड अंदर की तरफ आएगी। अच्छा, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है दैट वुड बी वी, उसके बाद बी इंटू एल, और गौर से देखो लेंथ और वेलोसिटी के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो तुम्हें दिखाई देगा v इंटू बी की जगह क्या लिखोगे, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई इंटू एक्स, और x के इसके बाद ये लिख दिया l। अब खास बात क्या आती है, खास बात ये है बेटा कि जो x है ये अपने आप में वेरिएबल है। एज यू वेरी x विल वेरी, सिंपल है, कोई परेशानी नहीं है ना। जैसे जैसे x बदलता जाएगा वैसे वैसे फील्ड बदलती जाएगी, जैसे जैसे फील्ड बदलती जाएगी वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस बदलता जाएगा। दूसरी बात यह है कि v क्रॉस b लगाओगे तो ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, यानी कि ऊपर हायर पोटेंशियल होगा और नीचे लोअर पोटेंशियल होगा। एक बार तो AIEEE में ये भी सवाल पूछा हुआ है कि कहाँ हायर कहाँ लोअर जनरेट होगा। क्लियर है, अच्छा एग्जाम्पल है, सिंपल है लेकिन अच्छा है। अगले सवाल की तरफ बढ़ें। अगले सवाल पे आइए तो देखो क्या बनेगा। अगला सवाल ये कहता है कि मानो कि यहाँ पे एक इन्फानाइट वायर है, तो हमने कहा ठीक है मान लेते हैं, मानने में क्या है, ये इन्फानाइट वायर है, ऊपर भी इन्फानाइट नीचे भी इन्फानाइट, और करंट बह रहा है ऐसे आई, और आई जो बह रहा है वो फिर से इस बार क्या है, कांस्टेंट। इसी की राम कहानी है। हमसे ये बताया गया कि यहाँ से अगर आप x दूरी पर चले जाइए तो आपको एक बढ़िया सा रेक्टेंगल मिल जाएगा। तो हमने कहा ठीक है रेक्टेंगल मिल गया। जो रेक्टेंगल हमें मिला, इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो l है और जो ब्रेड्थ है वो b है। तो हमने कहा ठीक है ये भी अच्छी बात है।
इस रेक्टेंगल को इन्होंने बोला कि ये जा रहा है इधर v वेलोसिटी से। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, v वेलोसिटी से जाने दो। फिर इसने पूछा कि व्हाट इज़ द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल। इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा। इस सवाल को सॉल्व करने का एक साधारण सा तरीका है कि आप क्या करें कि भाई ये x दे रखा है, देने दो, तो मान लो कि यहाँ से आप r सेपरेशन पर जाइए और r सेपरेशन पर जाने के बाद आप यहाँ से इसको एक स्ट्राइप काट लीजिए। ठीक, मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, थोड़ा सा साफ बना देता हूँ, ये और ये आ गया बेटा आपका dr। r पे जाके dr की स्ट्राइप काटी। अच्छा, dr की जो स्ट्राइप काटी, इसका एरिया कितना है गौर से सोचो। इसका मेरे हिसाब से जो एरिया बनने वाला है l है ना। ठीक, r पे जाके dr की स्ट्राइप काटी गई और फिर ये कहा गया कि जो एरिया बना इस अपनी स्ट्राइप का, वो बना बेसिकली l इंटू dr, ये अपना एरिया बना। अच्छा, और इस dr पर गौर से सोचो कि क्या वेलोसिटी होगी। सोचो जरा क्या वेलोसिटी होगी। तो मेरे हिसाब से इस जगह पर जो मैग्नेटिक वेलोसिटी तो v है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो अगर तुम इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड लिखने की कोशिश करो तो मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे म्यू नॉट आई बाई 2 पाई इंटू स्मॉल आर, क्योंकि हमारा जो dr वाला एलिमेंट है वो स्मॉल आर दूरी पर है। कोई परेशानी नहीं। तो जो फ्लक्स जा रहा होगा d फाई इस छोटे से dr एलिमेंट के अंदर, वो जाएगा बेटा आपका म्यू नॉट आई बाई 2 पाई इंटू आर और फिर ये l इंटू dr। कोई परेशानी नहीं। आपको इस फ्लक्स को इंटीग्रेट करना है, तो चलिए इंटीग्रेट कर लेते हैं। आप जब इंटीग्रेट करेंगे बेटे तो आपके पास आएगा, हाँ इंटीग्रेट करें तभी तो फ्लक्स टोटल आएगा। आप यहाँ लिखेंगे टोटल फ्लक्स, ये 5b हो गया, म्यू नॉट आई इंटू एल बाई 2 पाई बाहर, उसके बाद आप लिखेंगे dr, नीचे लिखेंगे r, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करेंगे, तो आपके पास इंटीग्रेट करने के लिए सिंपल सी चीज़ है कि आपका लूप x से शुरू हो रहा है और x प्लस b तक जा रहा है। x से शुरू हो रहा है लूप और x प्लस b तक जा रहा है, ये आपकी लिमिट हो जाएंगी। तो आई होप ये बहुत ही आसान है। हाँ, तो जो टोटल फ्लक्स लिखा जाएगा वो टोटल फ्लक्स लिखा जाएगा म्यू नॉट एल इंटू आई बाई 2 पाई, और आप 1 बाई आर का जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये ln r बनेगा, और जब आप लिमिट लगाओगे तो मेरे हिसाब से ये बन जाएगा ln x प्लस बी अपॉन x। ये आपका फ्लक्स हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं। इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई करिए या थोड़ा सा और अच्छा लिख लीजिए। अच्छा लिख लिए तो कैसे लिखेंगे, म्यू नॉट आई की जगह मैंने थोड़ा गंदा बना दिया, म्यू नॉट आई इंटू एल बाई 2 पाई, और आप लिखिए इसको ln x प्लस बी, ठीक है ना, माइनस ln x। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख लिया। अब ये तो फ्लक्स निकला है, लेकिन ये अभी तक EMF नहीं निकला है। EMF की वैल्यू क्या होती है, EMF इज़ नथिंग बट डी फाई बाई डी टी। सर जी वो तो माइनस हुआ करता था, माइनस तो सिर्फ ये बताता था कि भाई वो लेफ्ट करंट की जो डायरेक्शन है वो कहाँ होगी, किस डायरेक्शन में EMF करंट जनरेट करेगा, वो डायरेक्शन के लिए है। मैग्नीट्यूड तो डी फाई बाई डी टी के बराबर ही है। तो गौर से देखो, म्यू नॉट आई इंटू एल बाई 2 पाई, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं बेटा, बाहर आ गई, ठीक है ना। तो जो डिफ्रेंसिएशन बचेगा डी बाई डी टी, किसका बचेगा, वो अंदर वाले मसाले का बचेगा, यानी ln x प्लस बी माइनस ln x का। ठीक है, अच्छी बात है। क्या किया जाए, गौर से देखो, म्यू नॉट आई इंटू एल बाई 2 पाई बाहर ही रहने दिया, आप अंदर से इसको डिफ्रेंसिएशन करिए। तो जब आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे बेटा क्या आएगा, गौर से देखिए, ln x प्लस बी को जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 1 बाई एक्स प्लस बी बचेगा। फिर आप इसको अंदर चले जाएंगे ln के अंदर, तो dx बाई dt बचेगा, और db बाई डी टी, बी कॉन्स्टेंट है तो db बाई डी टी 0 हो जाएगा। फिर माइनस लगाइए, ln x का बनेगा बेटा 1 बाई एक्स, और उसके बाद x का करेंगे तो dx बाई डी टी। वट इज़ dx बाई डी टी, तो सबके दिमाग में आता है कि dx बाई डी टी तो वेलोसिटी है। तो जो ये हिस्सा लिखा हुआ है ये वाला, दिस इज़ माई वेलोसिटी, और ये वाला जो dx बाई डी टी है, दिस इज़ माई वेलोसिटी। ठीक, ये दो चीज़ें जो हैं वो वेलोसिटी हैं। अगर वेलोसिटी है तो इनको कॉमन भी लिया जा सकता है, कॉमन लिया जा सकता है तो आप कॉमन ले लीजिए। म्यू नॉट आई इंटू एल बाई 2 पाई बाहर लिखा रह गया, ये 1 बाई एक्स प्लस बी है, माइनस 1 बाई एक्स है, बाहर की तरफ वेलोसिटी है। ये सारी कहानी EMF की आ रही है, म्यू नॉट आई इंटू एल बाई 2 पाई, तो नीचे LCM ले लीजिए आप ज़रा, x प्लस बी इंटू एक्स रहेगा,
और फिर इधर ऊपर x जाएगा माइनस एक्स माइनस बी हो जाएगा, x से x कैंसिल, ये रहा v। फिर क्या हुआ, EMF बराबर म्यू नॉट आई इंटू एल बाई 2 पाई, क्या लिखा जाएगा, माइनस बी अपॉन एक्स ऑफ एक्स प्लस बी इंटू वी। कोई परेशानी नहीं, एकदम सिंपल सरल बढ़िया सुरीला आंसर। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि जो माइनस लगा दिया, ये माइनस कहाँ जाएगा, इस माइनस का क्या मतलब है। तो एक बहुत सिंपल सी चीज़ है कि इस माइनस को आप हटा दीजिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख लीजिए। तो मैग्नीट्यूड कम्स आउट टू बी म्यू नॉट इंटू आई इंटू एल बाय 2 पाई, और फिर ऊपर लिखा जाएगा बी वी और नीचे लिखा जाएगा एक्स ऑफ एक्स प्लस बी। ये आपका अच्छा सा आंसर है। आसान सवाल नहीं है, कठिन है, पर इस रिज़ल्ट को याद रखना है। एग्जैक्टली ये फार्मूला तो याद नहीं रखना है, पर ये ऐसे याद रखना है कि हाँ भाई कैसे होता है ये तो याद रखना ही है कि किस तरह होगा। प्रोसीजर बिल्कुल अच्छी तरह याद होना चाहिए। अच्छा, अभी हमने रॉड को कैसे भगाया, आपने देखा, लूप को कैसे भगाया। इस लूप की जगह पर अगर रॉड होती तो क्या होता, तो फिर से वही कहानी कि अगला इलस्ट्रेशन ये कहता है कि मान लो कि इन्फिनिट वायर है, ठीक। इन्फिनिट वायर का मतलब ऊपर भी इन्फिनिटी नीचे भी इन्फिनिटी, करंट बह रहा है ऐसे आई, और ये समय के साथ कांस्टेंट है, बदल नहीं रहा, और वायर स्टेशनरी है। वायर से कहा जा रहा है कि अगर आप ए सेपरेशन पे परपेंडिकुलरली चले जाएंगे तो आपको एक रॉड मिलेगी, और वो जो रॉड मिलेगी वो ऐसे है। इस रॉड का अगर आप लेंथ देखेंगे तो वो कहा जा रहा है कि एल है। हमने कहा ठीक है, और इस रॉड को ऊपर की तरफ भगाया जा रहा है परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड या पैरेलल टू द वायर। बताइए इसके अंदर क्या ईएमएफ जनरेट होगा। कई बच्चे लूप पढ़ने के बाद यहाँ भी ईएमएफ को ज़ीरो तुरंत ही मार्क कर देते हैं, जबकि जब वायर के पैरेलल लूप को दौड़ाते हैं तो उसमें फ्लक्स फील्ड ज़ीरो आते हैं, ईएमएफ ज़ीरो आता है, क्योंकि फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आता। लेकिन जब ये हमारा रॉड है तो ये मोशनल ईएमएफ वाला काम करेगा कि स्टीडी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी ये फील्ड लाइंस को क्रॉस तो कर ही रहा है। ये कोई क्लोज लूप तो है नहीं, ये तो रॉड है। तो गौर से देखो, समय के साथ जब ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा, तो मैं इसको ज़रा कलर चेंज कर लूँ, कलर चेंज करके बताता हूँ। ये समय के साथ ऊपर बढ़ेगा तो इस तरह से बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, और एक वक्त ऐसा होगा जब हमारी रॉड जो है वो इस पर्टिकुलर लोकेशन पर आ चुकी होगी। जब वो इस पर्टिकुलर लोकेशन पर आ जाएगी तो तुम सीधा सीधा ये बात बोलोगे कि दिस इज़ द रीजन, जिस रीजन को हमारा, जिस एरिया को हमारा रॉड क्रॉस करके आया, यानी इस रीजन में, इस ब्लू वाले रीजन के अंदर जो भी फील्ड लाइंस हैं, उन फील्ड लाइंस को हमारे रॉड ने क्रॉस किया है, कट किया है। तो फ्लक्स तो बेटा हमारे रॉड ने कट किया। कितना ईएमएफ जनरेट होगा, मोशनल ईएमएफ का केस है। और जैसे ही तुमको मोशनल ईएमएफ का केस दिखाई देता है, वैसे ही तुम कहते हो कि जो छोटा सा ईएमएफ, कलर चेंज कर लो, छोटा सा ईएमएफ डीई जनरेट हो रहा है। डीई लिख लूँ बेटा पहले, तो डीई ईएमएफ जो जनरेट हो रहा है वो जनरेट होना चाहिए मेरे हिसाब से, ये जो दूरी है इसको मैं बोल देता हूँ dx, ठीक। dx क्यों बोल रहा हूँ, इन टाइम dt। dt टाइम के अंदर ये कहा जा रहा है कि ये जो मेरा रॉड है ये dx लेंथ ऊपर चल गई, और जो dx की वैल्यू होगी ये होगी कितनी, सोच कर देखो। dx की वैल्यू होगी v इंटू dt, उसमें तो कोई चमत्कार नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखो, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, सोचो। अब एक चीज़ समझना, इसको भी हटाओ, ऐसा नहीं, एक चीज़ समझना, थोड़ा सा इसके बारे में सोचो। मैं थोड़ा सा डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल कर रहा था, फिर दिमाग में आ रहा है कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। आप देखो, इंटीग्रेशन अलग ही तरह से होगा। इस लोकेशन पर फील्ड अलग होगी, 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 और जैसे जैसे आप सेपरेशन फ्रॉम द वायर चेंज करोगे फील्ड की वैल्यू बदलती जाएगी। आप गौर से देखो, जब आप ईएमएफ इंड्यूस्ड बराबर B इंटू एल इंटू वी करते हो तो इसमें आप B की क्या वैल्यू रखोगे। इस रॉड के हर पॉइंट का सेपरेशन वायर से अलग है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के हर पॉइंट पर लगातार बदल रही है, तो आप ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब भी आपके पास ऐसा वेरिएशन आता है, जब भी आपके पास ऐसा वेरिएशन आता है, तो आपके पास दिमाग में एक चीज़ आती है कि आप वायर से x सेपरेशन पर आएंगे और dx का एक नन्हा सा एलिमेंट काटेंगे।
अब ये डी एक्स एलिमेंट भी मेरा कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, वी वेलोसिटी से जा रहा है। तो आप क्या कहने वाले हैं, इसके दो तरीके हैं, एक तो वो मोशनल ईएमएफ जो बात का तरीका बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इक्वेट करने वाला, और दूसरा जो एरिया स्वेप्ट वाला था। पहले मैं एरिया स्वेप्ट वाले मेथड से बता रहा था, पर क्लास के जो इलस्ट्रेशंस हम लोगों ने किए हैं वो एरिया स्वेप्ट बाय द रॉड से नहीं किए हैं, हम लोगों ने वो इंटीग्रेशन मेथड इस्तेमाल किए, इसीलिए पहले वाले तरीके को रोक लिया। अब एक्स पे जाके डी एक्स का एलिमेंट लिया, डी एक्स का एलिमेंट जो है रॉड का, ये वी वेलोसिटी से जा रहा है, तो इस छोटे से डी एक्स एलिमेंट के अंदर जो ई एम एफ इंड्यूस होगा डी ई, उसकी वैल्यू होगी बी एट एक्स इंटू ये लेंथ एक्स डी एक्स, बेसिकली लेंथ तो हम लोगों ने डी एक्स ली ना, जो एलिमेंट लिया डी एक्स वो, और इंटू वी। साइन थीटा भी लगाना था, लेकिन दो वेलोसिटी और लेंथ के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो साइन थीटा की वैल्यू तो 1 ही हो गई। बी की वैल्यू क्या होगी, एक्स दूरी पर म्यू नॉट आई बाई 2 पाई इंटू एक्स, ये रही वेलोसिटी और ये रहा डी एक्स, बेसिकली क्या हुआ म्यू नॉट आई इंटू वी बाई 2 पाई, बेटा बाहर है, अंदर आया डी एक्स बाई एक्स, और ये रहा हमारा डी ई। आप डी ई को इंटीग्रेट कर दीजिए तो बन जाएगा बेटा टोटल ई एम एफ, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो भी बात बन जाएगी आई इंटू वेलोसिटी बाई 2 पाई, और x की लिमिट जो भी है बेटा हमारे पास डी एक्स बाई एक्स यानी 1/x का इंटीग्रेशन, दैट इज़ ln x, और ln x में जो लिमिट हमारी होगी वो होगी a से लेके a प्लस एल तक, a से लेके a प्लस एल तक, तो बेसिकली ln a प्लस एल माइनस ln a। ये ln है, ये बन गया, क्लियर है। तो ये काम हो गया। अब क्योंकि ईएमएफ है तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए, जैसे ही आप इसको और शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे तो ईएमएफ की जो वैल्यू है वो फाइनली बन जाएगी म्यू नॉट आई इंटू वी बाई 2 पाई, और फिर बन गया आपका ln ऑफ a प्लस एल डिवाइडेड बाई a। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, कोई बुराई नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, और ये तरीके हैं, मतलब ये कोई स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही मान लो इनको, ये वो तरीके हैं जो आपको ज़रूर आने चाहिए। इनसे रिलेटेड जितने भी सवाल हम लोग करेंगे अभी, इसकी अपनी शीट सॉल्व करेंगे और डीपीपीस लगाएंगे, उनमें आप देखोगे कि जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जैक्टली इन्हीं सवालों से बन जाते हैं। तो जो ये सवाल हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इन्हीं से सारे सवाल बनते हैं, तो इनको देखना बहुत ज़रूरी है। देखो भैया क्या सीन कहता है, सीन ये है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो अब सीधा सीधा लीनियर मोशन की वजह से तो हो गया, जितना होना था, हमें जितना करना था कर लिया। अब चर्चा जो है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ की होगी ड्यू टू रोटेशन। अब हम लोग लीनियरली भगा चुके पार्टिकल्स को, अब हम रोटेट कराएंगे। रोटेशन का फ़ायदा ये है कि आपको ज़्यादा लेंथ नहीं चाहिए, आपको ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए कि भाई हमारा पार्टिकल भाग रहा है जगह खाली करो। आप छोटे सेटअप में भी काम कर सकते हैं, रोटेशन का फ़ायदा ये है, और यहीं से तो एसी करंट जनरेट होगा। ठीक, आओ देखो, पहली हेडिंग जो है वो है रोटेशन ऑफ द रॉड। व्हाट इज़ रोटेशन ऑफ द रॉड, किसी एक्सिस के अबाउट, किसी पॉइंट के अबाउट, मिड पॉइंट के अबाउट, किसके अबाउट घुमाए, तो चाहे मिड पॉइंट के अबाउट घुमा लो वो भी एक सवाल बन जाएगा, कॉर्नर के अबाउट घुमा लो वो भी एक सवाल बन जाएगा। तो हम कहते हैं कि मान लो कि भाई बी फील्ड है, और बी फील्ड जो है वो पूरे रीजन में फैली हुई है। कहाँ फैली हुई है, फिर वही कहानी, ऐसे फैली हुई है, समझ आया, पूरे रीजन में फैली हुई है, कहीं ऐसा नहीं कि फील्ड नहीं है, और सब जगह यूनिफॉर्म है। कितनी है मैग्नेटिक फील्ड, तो हमने कहा भाई परपेंडिकुलरली इनवर्ड है सबसे पहली बात, और मैग्नीट्यूड जो है वो बी है, मतलब वॉट एवर बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड, पर जो फील्ड है वो कांस्टेंट ही है। रीडू कर लो, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक, ये पॉइंट है, यहाँ से एक रॉड को लगा दिया गया, इस रॉड की टोटल लेंथ जो है बेटा एल है, और इस जगह से हिंज है, मतलब लेंथ के अपने कोने वाले पॉइंट से रॉड को हिंज कर दिया गया। हिंज करने के बाद ये कहा गया कि इसको इस तरह से क्लॉकवाइज किसी कांस्टेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा से घुमाया गया। अब गौर से देखो कि इसके हर एक पॉइंट, ये पॉइंट आप निकालो, ये पॉइंट निकालो, ये पॉइंट निकालो, सेंटर से अलग अलग दूरी पर हैं, तो इनकी जो लीनियर वेलोसिटीज़ आप मार्क करोगे इस दिशा में, सबकी अलग अलग होगी। जैसे जैसे रेडियस घटती जाएगी वैसे वैसे सबकी वेलोसिटी भी घटती जाएगी। क्लियर है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे ईएमएफ लिखना होता है बी वी एल साइन थीटा, तो बी वी में जो वी है वो हर पॉइंट का अलग है, तो हर पॉइंट का अलग है, तो बेसिकली हम बी वी एल साइन थीटा पूरी रॉड के लिए नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि एलिमेंट वाले मेथड से काम करें। हम यहाँ से किसी एक्स दूरी पर जाएं,
अपने पाइवोट से, ठीक, और x पर जाके एक बहुत छोटा सा एलिमेंट dx कट करने की कोशिश करें। आपने ये कट कर लिया dx, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसमें जो de इंड्यूस होगा, de की वैल्यू क्या होगी, b तो कांस्टेंट है बेटा, और इसकी जो वेलोसिटी होगी वो इस तरह से लिखी जाएगी। ये वेलोसिटी कितनी होगी, ये होगी बेटा वेलोसिटी x इंटू ओमेगा। कोई परेशानी नहीं, तो हम लिख लेते हैं बेटा x इंटू ओमेगा, ये वेलोसिटी हो गई। और लेंथ कितनी हो गई, लेंथ बेटा हो गई dx, क्योंकि जो मेरा एलिमेंट है ये dx लेंथ का है। कोई परेशानी नहीं, ये BVL हो गया। अच्छा एक चीज़ और कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और V इस प्लेन में दिखाई दे रहा है तुमको, है ना। V तो हमारे स्क्रीन के प्लेन पर है और फील्ड जो है प्लेन के परपेंडिकुलर है। और लेंथ देखो, लेंथ कैसे, लेंथ तो dx ऐसे, तो लेंथ और V के बीच में 90 डिग्री का एंगल है और V और B के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो साइन थीटा की वैल्यू तो 1 ही होगी, तो उसका कोई लॉजिक भी नहीं है। ठीक, क्या लिखें इसको, इसको लिखें b ओमेगा x dx, ऐसे ही रहा। ये मेरा de है, इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, टोटल EMF बन जाएगा, ये बन जाएगा b ओमेगा, इधर बनेगा x स्क्वायर बाई 2, और मुझे लिमिट लगानी है, लिमिट लगेगी 0 से लेके l, तो बन जाएगा 1/2 b ओमेगा l स्क्वायर। ये रहा आपका EMF। रॉड में अगर हम उसको कोने के अबाउट घुमा रहे हैं तो जो EMF की वैल्यू आएगी वो इतनी ही आने वाली है। ठीक, सिंपल है, अच्छा है, और ये फॉर्मेट के साथ साथ ये क्वेश्चन याद होना चाहिए अच्छी तरह से कि ऐसे निकाला जाता है, हाफ b ओमेगा l स्क्वायर, और ये फार्मूला है, रटा भी होना चाहिए, निकालने का तरीका भी याद होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम फार्मूलाज भूल जाते हैं, तो निकालने का तरीका ज़रूर याद होना चाहिए। ऑल्दो फार्मूला भूलना इज़ नॉट अलाउड, किसी कीमत पे अलाउड नहीं है। थोड़ा सा स्प्रे कर लिया जाए रूम में रात के समय पे, अच्छी खुशबू के साथ, मोटिवेशन बना रहेगा। अच्छा आइए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है। इसी कंसेप्ट पे बेस्ड एक बढ़िया सवाल है जो 5 मिनट तो आपके लेता ही है कम से कम। मान लो ये लेंथ है 2l, ये पॉइंट है P, और इसके अबाउट ये आपने इसको हिंज कर दिया है, और हिंज करने के बाद आप इसको कांस्टेंट ओमेगा से घुमा रहे हैं। बीच में एक पॉइंट है जिसको आप M बोल रहे हैं, और ये है वो पॉइंट जिसको आप Q बोल रहे हैं। तो कॉमन सेंस से ये दूरी L है और ये दूरी L है, क्योंकि आपने इसको मिड पॉइंट बोला है। अच्छी बात। फिर तुमसे कह रहा है जो B फील्ड है वो अंदर की तरफ है और कांस्टेंट है। अच्छा, B फील्ड कांस्टेंट अंदर की तरफ है, तो भैया बताओ कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा M, जो है M पॉइंट और Q पॉइंट के बीच का, यानी जो EMF इंड्यूस्ड होगा M और Q के बीच, ये कितना होगा। अब कॉमन सेंस है कि पोटेंशियल डिफरेंस तो कॉर्नर के बीच इंड्यूस हो रहा है, लेकिन लगातार ड्रॉप हो रहा है ना, लगातार पोटेंशियल गिर रहा है, और अगर लगातार पोटेंशियल गिर रहा है तो कॉमन सेंस कहता है कि किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है। अब एक चीज़ सोचो, अगर हम ये पूछें कि E अलॉन्ग PQ या E बिटवीन PQ जो होगा वो इस पूरी रॉड के अलॉन्ग जो पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है उन सारे पोटेंशियल ड्रॉप के सम के बराबर होगा, तो हम ये कह सकते हैं EPM प्लस EMQ के बराबर होगा। यानी कि जो मेरा EMQ निकल के आ रहा है इसकी वैल्यू EPQ माइनस EPM के बराबर होगी। अब सोचो गौर से, EPQ के लिए, मतलब P से लेकर Q तक के लिए ये रॉड कितने लेंथ की है, ये रॉड तो 2L लेंथ की है, 2L लेंथ की है, तो कॉमन सेंस है कि आपका जो EPQ आने वाला है वो पुराने वाले फार्मूला से देखिए, हाफ B ओमेगा इंटू 2L का होल स्क्वायर, ये बनेगा, माइनस अब PM लेंथ के लिए देखो कि लेंथ कितनी है, PM लेंथ तो जो सर L है, और अगर भूल जाओ कि MQ कोई लेंथ है भी तो बेसिकली PM इज़ अ सेपरेट रॉड, इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो M और P के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, यही फॉर्मूला उसके लिए अप्लाई कर दीजिए, B ओमेगा इंटू लेंथ L है और उसका स्क्वायर, ये बेसिकली बना क्या, हाफ B ओमेगा आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचा 4L स्क्वायर और यहाँ बचा L स्क्वायर, तो बेसिकली आया 3L स्क्वायर। और अगर ये 3L स्क्वायर है तो आपके लिए फॉर्मूला बन गया 3/2 B ओमेगा L स्क्वायर्ड। कोई परेशानी वाली बात, M और Q के बीच में ये पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। अब आपसे क्या क्या बातें पूछ सकता है, ये कहेगा कि P और Q के बीच में 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो बताओ कि M और Q के बीच में कितना है, तो इनमें कोई वैल्यू दी जा सकती है, तो उसको आराम से सब्स्टिट्यूट कर लेंगे और काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक सर्किट का सवाल आता है जो थोड़ा सा कंफ्यूज करता है बच्चों को इनिशियल लेवल, लेकिन जो प्रिपरेशन कर चुके हैं उनके लिए तो कोई परेशानी वाली बात नहीं। मानो कि आपके पास एक लूप है, ठीक, और
ये कंडक्टिंग है। कंडक्टिंग का मतलब ऐसा नहीं कि कंडक्टिंग है तो या इसका इंसुलेटिंग ले लेंगे। बेसिकली हाईली कंडक्टिंग का मतलब ये हुआ कि मेरा मन है कि इसकी जो रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो ले लीजिए, कनेक्टिंग वायर टाइप्स। यहाँ पे आप एक रॉड ले लीजिए, इस रॉड की जो लेंथ है, जो रेजिस्टेंस है वो स्मॉल आर है। ये रेडियस नहीं है भैया, ध्यान रखना कि जो इसकी रेजिस्टेंस है वो आर है। यहाँ पे आप एक कैपिटल आर रेजिस्टेंस लगा चुके हैं, कोई परेशानी नहीं। जो लेंथ है इस रॉड की यानी रेडियस ऑफ द सर्कल जो है वो एल है। और फिर ये कहा जा रहा है कि बिना किसी फ्रिक्शन के, बिना किसी एनर्जी लॉस के कांस्टेंट ओमेगा से घुमा दिया गया, और बी फील्ड जो है वो कांस्टेंट है और इनसाइड द प्लेन लगा रखी है। तो कॉमन सेंस कहता है कि करंट तो जनरेट होगा ही होगा। हाँ, करंट तो जनरेट होगा। अब सोचो कि जब ये घूम रहा है तो कितना करंट इस पूरे सर्किट में बहेगा, ये सवाल पूछा गया है, आई इन द सर्किट। मेरे हिसाब से बड़ा आसान है, गौर से देखो। ऊपर की दिशा में आप इसकी वेलोसिटी मानिए। जब आप ऊपर की दिशा में वेलोसिटी मानते हैं, क्योंकि घूम तो ओमेगा रहा है ना, देखो एंटी क्लॉक घूम रहा है तो ऊपर तो वेलोसिटी आएगी। तो आप क्या करें, V क्रॉस B लगाइए। V क्रॉस B लगाते ही आपको दिखाई देगा कि पॉजिटिव चार्ज बेटा यहाँ और नेगेटिव चार्ज यहाँ इंड्यूस होगा। V क्रॉस B करोगे तो लेफ्ट में आएगा, तो यानी पॉजिटिव चार्ज जो है लेफ्ट में भाग रहे हैं। तो कॉमन सेंस कहता है कि आपके पास, इसको मैं इसका रेप्लिका बना रहा हूँ, गौर से देखना इस चीज़ को। ये ठीक, तो ये जो है नीचे की तरफ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है R। मेरे पास एक बैटरी बन गई है। बैटरी कैसे बनी है, गौर से देखो। हायर पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज लोअर पोटेंशियल, और इंटरनल रेजिस्टेंस R। और जो बैटरी है उसका EMF है E। और जो बैटरी का EMF है E, वो EMF है कितना, तो EMF तो इंड्यूस हुआ है और वो है मोशनल EMF, और ये रोटेशन की वजह से आया है। तो E की वैल्यू कितनी निकाली जाती है, याद करो। E की वैल्यू निकाली जाती है हाफ ओमेगा BL स्क्वायर, लेंथ ऑफ द रॉड। कोई परेशानी नहीं, ये EMF है। अब गौर से देखो, मैं कह रहा हूँ इस पॉइंट को A और कह रहा हूँ इस पॉइंट को B। कॉमन सेंस से ये A और B एक ही हैं। क्यों एक ही हैं, क्योंकि पोटेंशियल एट A इज़ इक्वल टू पोटेंशियल एट B, क्योंकि वहाँ पे कोई रेजिस्टेंस ही नहीं, और रेजिस्टेंस नहीं तो पोटेंशियल का कोई ड्रॉप नहीं है। यानी ये पूरा वायर और ये पूरा वायर कुछ भी नहीं है, ये बेसिकली कनेक्टिंग वायर हैं। यानी कि अगर सर्किट इक्विवेलेंट बनाना हो तो इस सर्किट को ऐसे ड्रॉ कर लेना चाहिए भैया। ये EMF है, यहाँ पे छोटा रेजिस्टेंस R लगा हुआ है और यहाँ बड़ा रेजिस्टेंस R लगा हुआ है, और चुपचाप से जा कर के इससे मिल गया है। यानी कि जो करंट की वैल्यू है वो तो E अपॉन R प्लस R है। E की वैल्यू कितनी निकाली हुई है, दैट इज़ हाफ ओमेगा BL स्क्वायर अपॉन R प्लस R। ये है तुम्हारे करंट की वैल्यू। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू प्रोवाइडेड हो सकती है, R की वैल्यू स्मॉल r की वैल्यू प्रोवाइडेड हो सकती है, L की वैल्यू प्रोवाइडेड हो सकती है, B की वैल्यू प्रोवाइडेड हो सकती है। तो जब भी कभी ऐसा सवाल बनेगा तो वो इसलिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा क्योंकि सवाल को देखें तो सिर्फ कैलकुलेशन टफ होगी। फिज़िक्स जितनी लग रही है वो इतनी है जितनी मैं बता रहा हूँ, ठीक। तो एक ये सवाल है। इसमें और भी सवाल बन सकते हैं कि ये जो आधी रॉड मैंने लगाई थी L लेंथ की, 2L लेंथ की होती, डायामीटर पर लगाया होता और घुमा देते तो क्या होता, तो 2 बैटरीज बन जाती। जब आप इसको डायमीटर के अबाउट लगाते तो एक रॉड यहाँ भी बन जाती, और जो यहाँ बनती उस पर भी एक बैटरी लगाते थे, तो बेसिकली 2 बैटरी का केस हो जाता, कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज का केस बन जाता, ठीक। तो नथिंग स्पेशल अबाउट द कंसेप्ट, लेकिन हाँ अच्छा तो है ही। स्पेशल तो क्या ही कहें। मान लो कि एक इन्फानाइट वायर है, फिर से ऊपर भी इन्फानाइट, नीचे भी इन्फानाइट, ऊपर की तरफ करंट जा रहा है I, और I को हम समय और समय के साथ कांस्टेंट बोल रहे हैं। हम कह रहे हैं कि यहाँ से अगर A परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे आप चले जाएंगे तो आपको एक रॉड मिलेगी जिसकी लेंथ L होगी, और इस L लेंथ की रॉड को ऐसे घुमाया जा रहा है ओमेगा से। कैसे घुमाया जा रहा है, एंटी क्लॉक वाइज। और जो ओमेगा है वो कांस्टेंट है। दिमाग में इस बात को बैठा के चलना कि ओमेगा कांस्टेंट ही दी जा रही है, बोली जाए चाहे ना बोली जाए। अगर वेरिएबल ओमेगा होगी तो बोला जाएगा। अब फिर वही बात कि इसमें कितना EMF जनरेट होगा, दिमाग में बात आती है कि सर इससे इस पॉइंट पे आओगे अलग फील्ड, इस पॉइंट पे आओगे अलग फील्ड, इस पॉइंट पे आओगे अलग फील्ड, इस पॉइंट पे आओगे अलग फील्ड। तो कॉमन सेंस कहता है कि रॉड का हर पॉइंट अलग अलग फील्ड पर होगा। जिस इंस्टेंट पर मुझसे इस रॉड के अंदर EMF पूछा गया है, उस इंस्टेंट पर तो ये सीधी है, और जो घूम रही है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर टू द रॉड इधर की तरफ होगी V, और जो V की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो तो ओमेगा इंटू एक्स होगी।
ठीक, एक्स मतलब जो भी रेडियस मैंने कंसीडर की है, कोई परेशानी नहीं। ये इधर वेलोसिटी है। ठीक, अगर फील्ड इस रॉड के हर पॉइंट पर अलग है तो फिर वही तरीका इंटीग्रेशन का काम आता है। क्या कि आप यहाँ से तो सीधा सीधा x दूरी पर आ जाइए। जब आप यहाँ से x दूरी पर आएंगे तो आप dx का एक छोटा सा एलिमेंट कट करेंगे। dx का एलिमेंट आपने कट किया है। dx का एलिमेंट कट करने के बाद आपने ऊपर की तरफ इसकी वेलोसिटी लिखी। वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा ओमेगा, और ओमेगा इंटू कितना, सोचो। अगर ओमेगा इंटू एक्स लिखते हो, समझना इस बात को, इफ़ यू राइट ओमेगा इंटू एक्स, तो एक्स जो दूरी है बेटा, वो एक्स दूरी तो इस रॉड से है। तो क्या तुम्हारा जो रॉड है वो इस वायर के अबाउट सर्कल कर रहा है? नहीं, वो तो अपने कोने के अबाउट सर्कल कर रहा है। ये हिंज पॉइंट है जिसके अबाउट हमारी रॉड घूम रही है। तो किसके अबाउट ओमेगा लिखें, और ये जो वेलोसिटी है ये ओमेगा के टर्म में कैसे लिखें, ये बताओ। सोचो एक बार, 1 सेकंड का पॉज लो और खुद सोचो इसको कैसे करें। एक्स पे जाके डी एक्स का एलिमेंट लेना है, दैट इज़ फॉर श्योर। एक्स पे जाके डी एक्स का एलिमेंट लेंगे, पर उसकी रेडियस क्या लिखेंगे? उसकी रेडियस क्या लिखेंगे? एलिमेंट ही अलग तरह से लेंगे। दिखाता हूँ एलिमेंट कैसे लेंगे, देखना गौर से देखो। अभी तक जब मेरा रॉड भाग रहा था तो ये जो ए सेपरेशन है ये बदल रहा था। क्यों? क्योंकि रॉड आगे की तरफ भाग रहा था पिछले सवालों में। इस सवाल में ये ए फिक्स है क्योंकि ये जो हिंज पॉइंट है फिक्स है। अगर हिंज पॉइंट फिक्स है तो इस पॉइंट का जो सेपरेशन, इस पॉइंट को मैं ए बोल दूँ, इस पॉइंट को मैं बी बोल दूँ, तो ए पॉइंट का सेपरेशन वायर से हमेशा फिक्स है, विच इज़ ए। तो आप अपना जो एलिमेंट बना रहे हो वो और समझदारी से बनाओ कि इस ए से एक्स दूरी पर जाओ, तो जो v की वैल्यू है वो ओमेगा एक्स बन जाएगी, और जो इस dx एलिमेंट की वायर से दूरी है वो a प्लस एक्स हो जाएगी, जहाँ पे a कांस्टेंट ही है, बदलने वाला है नहीं, और इसके रोटेशन से इस a पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पॉइंट तो वो फिक्स है। तो जो इस छोटे से एलिमेंट में ईएमएफ इंड्यूस होगा उसको हम लिखेंगे बी वी इंटू एल, यही तो बनने वाला है बी वी एल। और जो बी वी एल होगा वो कैसे होगा, तो हम लिख लेते हैं बी एट दूरी a प्लस एक्स इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी इज ओमेगा इंटू एक्स, और लेंथ की जगह हम लिख लेते हैं डी एक्स, क्योंकि छोटी सी लेंथ तो मैंने ये डी एक्स ही कंसिडर करी है। ठीक, बी की जगह मुझे क्या लिखना चाहिए, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी, और डी की जगह मुझे लिखना चाहिए ए प्लस एक्स। समझदारी देखी एक्स लेने में। जिसने ये एक्स सही से नहीं सोचा बस वहीं सवाल में गलती हो जाएगी। म्यू नॉट आई बाई 2 पाई बेटा बाहर आ गया, एक्स डी एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, ये ऐसा है। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्या किया जाए, ओमेगा भी तो कहीं था, ओमेगा नहीं लिखा, ओमेगा भी बाहर ले लो क्योंकि कांस्टेंट है। अब इसको इंटीग्रेट कर दें टोटल, और इसको भी इंटीग्रेट कर दें, बात बन जाएगी। आप इस हिस्से का इंटीग्रेशन करेंगे, क्या आएगा बताइए भाई, और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करें। सबसे पहली बात तो मेरे हिसाब से जो आपको इंटीग्रेट करना है वो इंटीग्रेट करना चाहिए a से लेके a प्लस एल तक। x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू सॉरी, जो x की मेरा जो वेरिएबल है वो तो x है, और x मैंने माना कहाँ से है, गौर से देखो, x मैंने माना है a पॉइंट से। a पॉइंट से x मानने का मतलब ये है, हाँ, तो x की वैल्यू अगर यहाँ से मानी गई है तो लिमिट कहाँ से कहाँ लगाओगे, लिमिट लगाओगे सिर्फ और सिर्फ 0 से लेके l तक, ना कि a से लेके a प्लस एल तक, क्योंकि तुम x यहाँ से मान रहे हो। यहाँ से मानने का मतलब ये वो पॉइंट है जहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 0, और ये वो पॉइंट है जहाँ पे x की वैल्यू कितनी है l। कोई दिक्कत नहीं। आप इसको इंटीग्रेट करिए। जब आप बेटा इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बनेगा, गौर से देखिए, म्यू नॉट आई ओमेगा बाई 2 पाई, इंटीग्रेशन आपके हाथ में है, बहुत ही आसान है, l माइनस a एल एन ए प्लस एल बाई ए, ये आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। लिमिट को बहुत फोकस करना है कि a से लेके a प्लस एल तक नहीं, 0 से लेके l तक लगेगा, क्योंकि आपने x जो है वो वायर से नहीं रॉड के कॉर्नर से कंसीडर किया है। ठीक है ना, ये सवाल हो गया। अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। अब क्या कहा जा रहा है, गौर से देखो, मोशनल ईएमएफ में फोर्सेस की बात की जा रही है कि मान लो कि हम अपने रॉड को भगा रहे हैं, रेल प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं। यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लगा रखी है, और ये जो रेल्स हैं ये रेजिस्टेंस लेस रेल्स हैं, रेजिस्टेंस लेस और फ्रिक्शन लेस।
रेल्स। ठीक, यहाँ पे एक रॉड लगा दी हमने। ठीक, इसका सेपरेशन L है, ये लेंथ L है, ये रॉड है, और ये इस दिशा में किसी v वेलोसिटी से जा रही है। v वेलोसिटी से क्या कह देते हैं कि u वेलोसिटी इसको इनिशियली प्रोवाइड करी, और जो b फील्ड है वो अंदर की तरफ है प्लेन के और कांस्टेंट है, समय के साथ बदल नहीं रही है। ये मान के चलते हैं कि जो b फील्ड है वो कांस्टेंट है स्पेस टाइम के साथ, अच्छा नहीं बदल रही, टाइम t बराबर 0 पर। अच्छा, इस अपनी रॉड का जो मास है वो m है, और जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल का मतलब जो अपनी रॉड का रेजिस्टेंस है वो r है, स्मॉल r। क्लियर है? इसका रॉड का रेजिस्टेंस r और मास m है। इनिशियली वेलोसिटी दी गई v। जब आप इसको वेलोसिटी दोगे v तो कॉमन सेंस है कि इसमें एक EMF जनरेट होगा। EMF जनरेट होगा तो क्या होगा? मोशनल EMF है बेसिकली। तो v क्रॉस b करो जरा, v राइट में है, b अंदर है, तो पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ जनरेट होगा, नेगेटिव चार्ज नीचे की तरफ जनरेट होगा। तो मतलब जो करंट है रेल में वो इस दिशा में बहेगा। ये है करंट की दिशा, ये है करंट की दिशा I। तो कॉमन सेंस है कि इधर ऊपर की दिशा में करंट आने वाला है ऐसे I। अगर ऊपर की दिशा में करंट आएगा तो कॉमन सेंस कहता है कि इस रॉड के अंदर करंट बह रहा है। हाँ, करंट बह रहा है, करंट बह रहा है। मैग्नेटिक फील्ड में है ये वायर। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड में। अगर मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर रख दिया जाए तो उस पर तो फोर्स लगती है, वो होती है ILB। अगर वो ILB फोर्स है तो किधर लगेगी फोर्स? तो जरा क्रॉस करके देखो। करंट की दिशा में IL होता है, याद करो फॉर्मूला, I इंटू L क्रॉस B होता है ना। करंट की दिशा में इस L की दिशा होती है ना। ये L की डायरेक्शन को तो हम करंट की डायरेक्शन ही मानते हैं। करंट ऊपर की तरफ है रॉड में, तो DL क्रॉस B करो, B अंदर की तरफ है, तो क्या फोर्स जो मैग्नेटिक आ रही है हमारे रॉड पर वो लेफ्ट में आ रही है? क्रॉस प्रोडक्ट कर लेना, मैं हाथ से दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं कोई लेयर इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ जिसमें मैं अपनी फ़ोटो शेयर करूँ। ये F मैग्नेटिक है लेफ्ट साइड में, कोई परेशानी वाली बात नहीं। आप फोर्स को लेफ्ट हैंड रूल से फ्लेमिंग के निकाल सकते हैं, उसमें भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा, ये फोर्स मैग्नेटिक लेफ्ट में लगी। अच्छा, लेफ्ट में मैग्नेटिक फोर्स लग रही है, राइट में वेलोसिटी दी थी, तो क्या वेलोसिटी विल डिक्रीज? हाँ, वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, लेकिन ये दूरी जैसे जैसे दूरी चलता जाएगा वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी घटती जाएगी। सवाल में ये पूछा गया है कि व्हाट इज़ द वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स क्या होगा? एक्स के साथ वेलोसिटी कैसे वेरी करेगी? वो वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद एक्स आपको डिटरमाइन करना है। कठिन सवालों में से एक है, ये आसान सवाल नहीं है, ठीक है ना। और मेंस में इतना कठिन सवाल नहीं आता है, मान के चलें, फिर भी करके देखते हैं, गौर से देखें। एक चीज़ समझें कि जो EMF इंड्यूस होगा वो EMF इंड्यूस तो चुपचाप से M लिख दिया मैंने गलती से, B इंटू L इंटू V ही होगा। ये V तो लगातार बदल रहा है, आपने V कैसे लिख दिया? V लगातार बदल रहा है तो एट जनरल टाइम T मान लेते हैं ना, एट जनरल टाइम T, एट टाइम T बराबर T। और ये जो सिचुएशन दी है ये T बराबर 0 की दी है, तो T बराबर T पे कहीं रॉड यहाँ पे आ जाएगी भाई, भागती भागती, और यहाँ पे रॉड आ जाएगी तो बेसिकली इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? V। और ये T बराबर T की सिचुएशन है, कोई परेशानी नहीं। अब देखो गौर से, EMF जो है वो BLV हो गया है, तो जो करंट इन द सर्किट होगा वो होगा B इंटू L इंटू V अपॉन R प्लस स्मॉल r। ये आपको कैसे पता? कैपिटल R ये और स्मॉल r बेटा अपने इस रॉड की रेजिस्टेंस ये है, तो इसको हम पहली इक्वेशन लिख लेते हैं। इस रॉड पर फ्रिक्शन लग रहा है? नहीं। क्या कोई और फोर्स है? नहीं। क्या सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स है? हाँ। अगर सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स है तो दिमाग में आना चाहिए कि F मैग्नेटिक का फॉर्मूला जो है वो है I इंटू L इंटू बी, और I इंटू L इंटू बी, और ये वैल्यू जो है वो तो MA के बराबर होगी, यानी M इंटू A के बराबर होगी। ये इक्वेशन 2 हो गई। बुरी बात ये है इस इक्वेशन 2 में कि जो M इंटू A है वो तो रिटार्डिंग मोशन कर रहा है, यानी एक्सेलरेशन इज ऑपोजिट टू द वेलोसिटी, तो मुझे यहाँ पे लगाना चाहिए माइनस, और माइनस ना लगा करके MA लिख देते हैं, बात ही खत्म, MA लिखते हैं, ठीक। और इसको सेकंड इक्वेशन नहीं लिखते हैं, अब देखो, क्योंकि यहाँ पे साइन का बड़ा खेल आएगा, M लिख लेते हैं। क्या इसको मैं dv/dt लिख सकता हूँ एक्सेलरेशन को, चेंज ऑफ वेलोसिटी? हाँ। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अगर पॉजिटिव हो तो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी बढ़ रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी नेगेटिव हो तो हम कहते हैं डिसेलरेशन है, वेलोसिटी घट रही है। क्या मेरी वेलोसिटी घट ही रही है? हाँ, वेलोसिटी तो घट रही है। अगर वेलोसिटी घट रही है तो क्या dv/dt नेगेटिव होगा? तो यहाँ लगा दिया नेगेटिव, और आंसर ये आ गया इक्वेशन 2। अच्छा, क्या किया जाए? इसी इक्वेशन के अंदर आप I की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से पुट कर दो, ठीक। तो हम क्या कहें? पुट I इंटू फ्रॉम 1। क्या किया जाए? आइए देखिए, मेरे हिसाब से
सिंपल सिंपल सी गणित है, लगाते चलिए, काम करते चलिए। मैं कहता हूँ कि आई की वैल्यू है बी एल वी बाई आर प्लस आर, बी एल वी बाई आर प्लस आर, ठीक, ये आई हो गया, इंटू एल हो गया, इंटू बी हो गया, बराबर माइनस एम, और फिर ये डी वी बाय डी टी, ये लिख दिया भाई। कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं, होना नहीं चाहिए। अच्छा, अब क्या करें, m को नीचे भेज दें और माइनस को भी उधर भेज दें, तो जो डी वी बाई डी टी का फॉर्मूला बनेगा वो डी वी बाई डी टी का फॉर्मूला बनेगा माइनस एल स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू वी बाई आर प्लस आर डिवाइडेड बाई एम। ये बना? हाँ, यही बना। अब क्या किया जाए, डी टी को ऊपर भेज दिया जाए, तो तुम क्या कहोगे, डी वी बाई वी, मैं इस वी को नीचे ले आया हूँ, इज इक्वल टू माइनस एल स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एम आर प्लस स्मॉल आर इंटू डी टी। बाकी वहाँ पे तो सारा कुछ कांस्टेंट ही है। हाँ, अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। व्हेन यू इंटीग्रेट इट तो आपको सीधा सीधा दिखाई देगा कि 0 से लेकर t समय की बातें हो रही हैं, और इसको इंटीग्रेट करोगे तो u से लेकर किसी v वेलोसिटी तक की बात हो रही है। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो बेटा आएगा ln v, और ln v की वैल्यू बनेगी ln v बाई u, और ये वैल्यू बन जाएगी माइनस एल स्क्वायर बी स्क्वायर बाई एम इंटू आर प्लस आर, और ये t की वैल्यू तो बन गई बेटा आपकी t। आप ln को हटा दीजिए, आप ln को जैसे ही हटाएंगे तो आपके पास v की वैल्यू आएगी u इंटू ई की पावर माइनस एल स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू टी डिवाइडेड बाई एम ऑफ आर प्लस आर। ये है, ये वैल्यू बन गई, ठीक। ये v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकला है। मैंने तुम लोगों से क्या पूछ लिया था, v एज अ फंक्शन ऑफ x? ना भैया, v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ही पूछना था, v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ही एजेंडा था, v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है। x भी निकाल सकते हैं, x निकालने का क्या तरीका होगा, x निकालने का तरीका सब कुछ सेम टू सेम रहेगा, बस यहाँ पे जो मैंने वेलोसिटी लिखी है, ये वेलोसिटी जो लिखी है, इस वेलोसिटी की जगह हम क्या करेंगे, ये जो एक्सेलरेशन है, इस एक्सेलरेशन को डी वी बाई डी टी लिखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस एम वी डी वी बाई डी एक्स, ये लिख सकते हैं, ठीक। अगर आप इसको वी डी वी बाई डी एक्स कर देंगे तो x को बाहर भेज करके दूसरी तरफ भेज करके इंटीग्रेट कर देंगे तो आपके लिए v एज अ फंक्शन ऑफ x निकल आएगा। आपने t के टर्म में किया तो v एज अ फंक्शन ऑफ t निकल आया, ठीक। तो सवाल में जैसे जैसे आपको जो भी चेंज करना हो आप कर सकते हैं, इसमें कोई चमत्कार नहीं है, बहुत ही आसान बात है, कोई परेशानी नहीं। तो अगर आपको v एज अ फंक्शन ऑफ x निकालना हो, आपको लगता है नहीं निकाल के नहीं बताया, तो भैया ये तरीका है, x को अलग करिए और इंटीग्रेट कर दीजिए v और x को, तो v एज अ फंक्शन ऑफ x आ जाएगा। चलो, सवाल लग गया, बढ़िया सवाल है। कठिन फॉर्मूला आया है? हाँ, कठिन आया है पर आसान सवाल है। देखो अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला पार्ट क्या कहता है, कहता है कि सेम टू सेम क्वेश्चन है, मतलब सेम क्वेश्चन, सेम वैरायटी, सेम क्वेश्चन। ये अपनी रॉड है, एल लेंथ की है, यहाँ पे एक रेल है, यहाँ पे एक रेल है, और फिर यहाँ से एक रेजिस्टेंस है आर, इसका मास है एम, इसका रेजिस्टेंस है एल, फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो ज़ीरो है, और इस रेल की जो रेजिस्टेंस है वो ज़ीरो है। इसको कांस्टेंट फोर्स F से खींचा गया है, ये कर दिया गया है बस। अब कांस्टेंट फोर्स F और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द रॉड इज़ ज़ीरो, ये प्रोवाइड कर दिया गया। सेम टू सेम क्वेश्चन है, मतलब सेम सेटअप है, पर वैरायटी चेंज कर दी गई। कहा गया है कि इनिशियली जो रॉड है वो ज़ीरो वेलोसिटी पे है, यानी कि रेस्ट पर है, और मैं एक F फोर्स लगा रहा हूँ विच इज़ कांस्टेंट इन टाइम एंड कांस्टेंट इन स्पेस, मतलब वो बदल नहीं रही, कांस्टेंट फोर्स अप्लाई की गई जिसकी वैल्यू F है। और मैग्नेटिक फील्ड फिर वही है, B है, कांस्टेंट है, प्लेन के अंदर है। तो फिर से बताओ कि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगी, ठीक। तो v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा ये बताना है। तो हमने कहा ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। t बराबर t पर कहाँ पहुँच गए होंगे, यहाँ पर। तो ये पिक्चर है t बराबर t की। अच्छा, t बराबर t पर अगर यहाँ पहुँच गए होंगे तो बाहर की तरफ क्या लग रहा होगा, सर f ही लग रहा होगा। अगर बाहर की तरफ f ही लग रहा होगा तो क्या इसमें करंट नहीं बहेगा, करंट तो बहेगा। b अंदर की तरफ है, वेलोसिटी आगे की तरफ है। मान लो इस वक्त इसकी वेलोसिटी हो चुकी है v, तो करंट बहेगा ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ करंट बहने का मतलब ये हुआ कि ILB लगाओगे तो ILB की वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स है वो बेटा पीछे आएगी, क्योंकि तुम्हारी ये जो F फोर्स है डोमिनेट कर रही है। इस डोमिनेटिंग फोर्स की वजह से ही हमारा ये रॉड जो है आगे जा रहा है, वरना तो ये पीछे भागने लग जाता। तो हम ये कहेंगे कि जो टोटल करंट इन द सर्किट है इस वक्त, वो है EMF इंड्यूस्ड डिवाइडेड बाई R प्लस R एट टाइम t। ध्यान रखना,
एट टाइम जनरल टी, करंट की वैल्यू ये है। अगर ईएमएफ की चर्चा करें तो ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, तो मेरे हिसाब से ईएमएफ इंड्यूस होने में कोई दिक्कत नहीं है। ईएमएफ की वैल्यू क्या होती है बेटा, बी एल वी बाई आर प्लस आर, और v तो मैंने मान लिया है कि इस वक्त t टाइम पे वेलोसिटी v है, तो i की वैल्यू तो ये हो गई, तो ये हो गया इक्वेशन 1। फिर अब एफ नेट की बातें करो। एफ नेट क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स F माइनस एफ मैग्नेटिक, और ये वैल्यू होगी एम ए की। अच्छा, इस बार वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, ध्यान रखना, इसलिए एम ए जो ए है उसको डी वी बाई डी टी लिखेंगे, पर वो नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होगा, क्योंकि एफ जो है डोमिनेटिंग है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। ये लिखा एफ माइनस फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखोगे, लिखोगे आई इंटू एल इंटू बी बराबर एम, और यहाँ लिखोगे डी वी बाई डी टी। कोई परेशानी, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। जब ये सेकंड इक्वेशन हो गई तो भैया पुट करो आई की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन से, तो आप क्या लिखोगे, एफ माइनस आई की वैल्यू क्या है, बी इंटू एल इंटू वी डिवाइडेड बाई आर प्लस आर, ये तो आई हो गया, इंटू एल इंटू बी बराबर एम इंटू डी वी बाई डी टी। बहुत अच्छी बात। क्या किया जाए बताइए, क्या किया जाए। अब मेरे हिसाब से जो हम कर सकते हैं वो ये है कि इसको पहले, सबसे पहले तो थोड़ा सा शॉर्ट कर लो, तो क्या लिखोगे, बी स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर प्लस आर इंटू वी बराबर एम ऑफ डी वी बाई डी टी। ये कोई परेशानी इसमें आई होप नहीं होनी चाहिए, इसमें तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, अगर है तो दिक्कत की बात है। क्या किया जाए बताओ भाई, क्या किया जाए। मेरे हिसाब से इस डी टी को ऊपर भेजो और वो पूरी क्वांटिटी को उठा के नीचे ले आओ, तो क्या होगा गौर से देखो, डी टी ऊपर चला गया, ठीक, और एम नीचे आ गया। आगे क्या लिखा गया है, आगे लिखा गया है डी वी, और फिर लिखा गया है एफ माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर प्लस आर, ध्यान रखो, इंटू वी, ये लिखा गया है कि ये फोर्स कांस्टेंट है, और ये जो टर्म मैं लिख रहा हूँ ये टर्म अपने आप में पूरा कांस्टेंट है, ठीक। तो a माइनस बी एक्स का फॉर्मेट है ये, इसको इंटीग्रेट करें, इसको इंटीग्रेट करें, 0 से लेके t तक, और रफ्तार का ये फंक्शन है तो 0 से लेके v तक, कोई परेशानी वाली बात नहीं। इनिशियल वेलोसिटी 0 प्रोवाइडेड है, इनिशियल वेलोसिटी u भी दे देते तो u से v तक कर देते, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है ना। तो लिमिट के टाइम पे इंटीग्रेशन समझ आता है कि इनिशियल कंडीशन जो भी दे रखी हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आसानी से आंसर आते हैं। तो ये बन गया बेटा आपका t बाई एम, ठीक, ये t बाई एम बना। इंटीग्रेट कर दीजिए बेटा इसको, आपका इंटीग्रेशन क्या आएगा, मेरे हिसाब से जो इंटीग्रेशन आएगा दैट इज़ -1 अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर प्लस आर। सबसे पहले तो ये लिख लीजिए आप, -1 बाई बी को, a माइनस बी का फॉर्मेट है ना, a माइनस बी एक्स का फॉर्मेट, ये बन गया। अब इसके बाद अंदर क्या लिखा गया है, अंदर लिखा गया है ln, और फिर ये f माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर प्लस आर, और यहाँ लिखा गया v, ठीक। और उसके बाद इसमें लिमिट लगाई जाएगी 0 से लेके v तक की। बहुत अच्छी बात है, उधर तो t बाई एम लिखा ही हुआ, उसको लिखा ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करो, इस पूरे हिस्से को उठा करके ऊपर भेज दो, तो क्या लिखोगे, t बाई एम इंटू बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर प्लस आर, ये लिख दिया, और माइनस यहाँ लगा दो। क्या लिखोगे गौर से देखो, मेरे हिसाब से लिखोगे ln, और उसके बाद v की वैल्यू डालोगे तो लिखोगे f माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर प्लस आर इंटू वी, और जब तुम 0 डालोगे तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, पर f तो कांस्टेंट है, ये तो रहेगा, तो इसको तुम्हें लिखना चाहिए अपॉन f, ln a माइनस ln b, ठीक, अपर माइनस लोअर, तो वो अपॉन में चला जाएगा। अब क्या करें, माइनस को उठाओ इधर ले जाओ, जब तुम माइनस को इधर ले जाओगे तो क्या लिखोगे, ऐसे, बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी बाई आर प्लस आर इंटू एम, ये इक्वल हो जाएगा ln ऑफ f माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर प्लस आर डिवाइडेड बाई f के बराबर हो जाएगा। आपको तुरंत लॉग हटा देना चाहिए, एंटी लॉग ले लेना चाहिए, एंटी लॉग लेते ही आपको दिखाई देगा कि ये वैल्यू बन जाएगी e की पावर e रेज टू पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई आर प्लस आर इंटू एम, और ये वैल्यू बन जाएगी बेटा आपकी सिंपल f माइनस बी स्क्वायर
एल स्क्वायर वी अपॉन आर प्लस आर। अब गौर से देखो कि ये जो नीचे वाला f है, इसको यहाँ f लिखने की बजाय मैं डायरेक्टली क्या काम कर रहा हूँ, इधर भेज दे रहा हूँ। तो f इंटू ई की पावर लिख देता हूँ। थोड़ा बराबर में लिख दें, अच्छा लगेगा, कोई दिक्कत तो नहीं। अब क्या करें, ये निगेटिव टर्म है, इसको लेफ़्ट में ले जाओ, और ये पॉजिटिव टर्म है, इसको राइट में ले आओ। तो देखो क्या होगा, जब इसको इधर ले जाओगे तो क्या लिखोगे, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर प्लस आर दैट इज इक्वल टू एफ माइनस एफ ऑफ ई की पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई आर प्लस आर इंटू एम। ये है ई की पावर में। अब v का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, गौर से देखिए। v का फॉर्मूला लिखा जाएगा, ये r प्लस आर बेटा उधर चला गया ऊपर की तरफ, और बी स्क्वायर एल स्क्वायर ऊपर ही आ गया, ये ऊपर से नीचे आ गया मल्टीप्लिकेशन में। f ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ आएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई आर प्लस आर इंटू एम। ये वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है। कोई परेशानी नहीं, बड़ा आसान सिंपल सजीला सवाल है, कुछ टफ नहीं है। अगर आप करेंगे तो आपको आसानी से आएगा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब क्या किया जाए, अब मेरी जो कॉइल है उसको ज़रा रोटेट करा के देखते हैं। ठीक, रोटेशन ऑफ अ कॉइल, इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन ऑफ कॉइल। देखो बेटा, रोटेशन ऑफ कॉइल की बात करते हैं। मान लो कि अंदर की दिशा में फील्ड है और वो कांस्टेंट है, और मेरे पास एक कॉइल है, कॉइल ये रहा। ठीक, और मैंने कहा कि इसको अपने इस डायमीटर के अबाउट ओमेगा से घुमा दिया। तो मेरे हिसाब से अगर ये कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है तो किसी भी समय पे जो फ्लक्स लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा बी ए कॉस थीटा, बिल्कुल। और जो फ्लक्स को रेट ऑफ चेंज लिख दें, डी फाई बाई डी टी कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, बी इंटू ए, और कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन बन जाएगा बेटा साइन थीटा, और वो भी माइनस का। तो जो ईएमएफ की वैल्यू है दैट इज़ माइनस टाइम्स डी फाई बाई डी टी। तो ईएमएफ की वैल्यू क्या बन गई बेटा, बी ए इंटू साइन थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं। लेकिन एक चीज़ समझना कि इसके आगे डी थीटा बाई डी टी भी तो बचेगा, क्योंकि आप टाइम की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना, डी थीटा बाई डी टी। तो यहाँ भी क्या बचा रह गया है, इसको थोड़ा ऊपर कर लो, डी थीटा बाई डी टी। आप थीटा के रिस्पेक्ट में थोड़ी डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। व्हाट इज़ डी थीटा बाई डी टी, तो आपके दिमाग में आएगा सर जी वो तो ओमेगा होता है। तो ये बन गया बी ए ओमेगा साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू तो ओमेगा टी ही है, तो इसको लिख सकते हैं आप साइन ओमेगा टी, क्योंकि थीटा बराबर जो है वो ओमेगा टी है। क्योंकि टाइम इंटू ओमेगा बराबर ही तो एंगल रोटेटेड होगा, तो थीटा की वैल्यू जो है वो अपने आप में ये आ जाएगी। दिस इज द ई एम एफ इंड्यूस्ड। अब आपको करंट लिखना हो तो करंट की वैल्यू क्या होगी, करंट की वैल्यू होगी ई बाई आर। आर इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, जो भी आपने लूप लिया, बी ए ओमेगा बाई आर इंटू साइन ओमेगा टी। अब गौर से देखो कि दो इक्वेशन जो हैं वो ऑल्टरनेटिंग ई एम एफ की हैं। ठीक, तो यहीं से ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ और ऑल्टरनेटिंग करंट की कहानी आ जाती है। कोई परेशानी नहीं, ये ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ हो गया। क्लियर है ना, बिल्कुल आसान है। अब कह रहा है कि डिस्क की चर्चा कर लो, तो चलो डिस्क की चर्चा कर लेते हैं। आओ, रोटेटिंग डिस्क, रॉड नहीं है, डिस्क है। जरा डिस्क को रोटेट कराओ। और कैसे रोटेट कराना है ये भी एक बात है, क्योंकि अभी हमने कॉइल को जैसे रोटेट कराया हम वैसे भी रोटेट करा सकते हैं और अपनी एक्सिस पर रोटेट करा सकते हैं। तो मैं अभी जो कॉइल को रोटेट करा रहा हूँ, मैं जानबूझकर इसको अपनी एक्सिस पर रोटेट कराऊंगा। ये इसका सेंटर है, और क्योंकि पूरे में हम मान के चल रहे हैं कि डिस्क है तो मटेरियल भरा हुआ है, हाँ, रिंग की तरह तो नहीं ले सकते इसको। और ये कहा जा रहा है कि इस तरह से ओमेगा है, इस तरह से ओमेगा होने का मतलब अपने एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। जो बी फील्ड है कांस्टेंट है, वो परपेंडिकुलर तो प्लेन इनवर्ड है। क्या किया जाए, मेरे हिसाब से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसकी चर्चा कुछ इस प्रकार से कर लेनी चाहिए कि एक्स दूरी पर चले जाएं
और dx का एक छोटा सा एलिमेंट काट लें, ठीक। और ये ध्यान रखें कि रेडियस ऑफ द डिस्क इज़ r, ठीक है ना। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ dx के क्रॉस आएगा, वो छोटा सा इंड्यूस्ड ईएमएफ जो लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इनटू उसकी लेंथ dx, और उस वक्त जो इसकी वेलोसिटी है v, और जो वेलोसिटी का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा बेटा ओमेगा इंटू एक्स, क्योंकि आप x दूरी पर चले गए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। और फिर जब आप इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे तो b ओमेगा बेटा बाहर आ जाएगा, x और dx रह जाएगा, ये कोई दिक्कत तो नहीं, नहीं ये डी है, आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, आप इसको भी इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ये बन जाएगा बेटा टोटल ईएमएफ, ये बनेगा बी ओमेगा और एक्स स्क्वायर बाई 2 को मैं बाहर लिख लेता हूँ, लिमिट लगाता हूँ 0 टू आर, आर क्या है, आर इज़ द रेडियस ऑफ द लूप, कोई दिक्कत तो नहीं, नहीं। और अगर एच तक ना लिखना हो, अंदर लिखना हो, तो आप आर की लिमिट वेरी कर सकते हैं जहाँ तक का आपका पोटेंशियल डिफरेंस उससे पूछा जाए। तो बेसिकली ये बन गया आर स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, तो बेसिकली आपके ईएमएफ की जो वैल्यू बनी दैट इज़ बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। अरे सो वही बन गई सर जो लेंथ वाली हुआ करती थी, हाँ, और लेंथ वाली ही बनेगी। उसका लॉजिक है कि जब आप एक लेंथ को, एक रॉड को अपने एज के अबाउट घुमा देते हो, तो बेसिकली ये रॉड क्रिएट क्या कर रहा है, ये रॉड स्वीप क्या कर रहा है, पूरा सर्कल का एरिया ही तो कर रहा है। तो बेसिकली जो रॉड रोटेट हो रही थी वो डिस्क ही तो बना रही थी। तो जब रॉड रोटेट होकर डिस्क बना रही है, और हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, एल फॉर द लेंथ ऑफ द रॉड, वो रेडियस बन जाएगी हमारे स्वेप्ट सर्कल की या डिस्क की। तो वही फॉर्मूला तो अभी भी बनना है, क्योंकि वो डिस्क बना रहा था और तुम पूरी डिस्क घुमा रहे हैं, ठीक। तो एक ही बात है, उसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन करके देखना ज़रूरी होता है, रिकॉल करना ज़रूरी है। आज के टॉपिक का आज के दिन का आखिरी टॉपिक, क्योंकि मेरी इच्छा ये थी कि मैं छोटा सा, ज़्यादा बड़ा वीडियो ना करूँ, कम से कम समय में सारे कंसेप्ट रिवाइज किए जाएँ। इंडक्शन वाले पार्ट से हम कल करेंगे, तो ये आज का आखिरी है। तो देखो, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, लूप फिक्स है, फिक्स्ड लूप इन बी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, बी वेरी कर रहा है। अच्छा, ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, ईएमएफ का फॉर्मूला इज माइनस डी फाई बाई डी टी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, अगर मैं इधर से फ्लक्स को लिखने की कोशिश करूं तो फ्लक्स का फॉर्मूला होगा बेटा पाई इंटू आर स्क्वायर। जो भी लूप है मेरा, मान लो ऐसा कोई लूप है, उसकी रेडियस है आर और वो बी फील्ड में रखा हुआ है, फील्ड वेरी कर रही है टाइम के साथ, और फील्ड की वैल्यू है बी, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है। अच्छा, और प्लस माइनस में इसको जैसा भी चाहूँ वैसा मान सकता हूँ, क्योंकि एरिया वेक्टर तो मेरी मर्जी है। मान लो मैंने बी फील्ड को अंदर की तरफ माना, तो इसका एरिया वेक्टर मैं बाहर की तरफ मान लेता हूँ। जैसे मैं एरिया वेक्टर बाहर मानता हूँ तो एरिया वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू फील्ड, तो मैं फ्लक्स को निगेटिव कर सकता हूँ। तो फ्लक्स को निगेटिव पॉजिटिव अपनी मर्जी से किया जा सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ एरिया वेक्टर। अगर 2D सरफेस है तो 3D होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो 0 ही आ जाएगा। अच्छा, अब जो ये है इसको जरा करके देखो क्या निकलेगा। ई की वैल्यू निकलेगी बेटा माइनस टाइम्स डी फाई बाई डी टी। अब ये माइनस मानने का लॉजिक समझ आया कि ये वाला माइनस मुझे उड़ाना है बेसिकली। तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, पाई और आर स्क्वायर हो गया, फिक्स लूप है तो रेडियस भी नहीं बदल रही, उसको हिलाया भी नहीं जा रहा, ये तो हो गया। अब क्या करेंगे, डी बी बाई डी टी, ये ई एम एफ है। क्लियर है मेरी बात? अब गौर से सोचो, किरचॉफ लॉ याद करो। किरचॉफ लॉ कहा करता था कि जो, या फिर पोटेंशियल की डेफिनेशन होती थी कि जो ई डॉट डी एल है, ये तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस हुआ करता था। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस हुआ करता था, वही तो ये ईएमएफ जनरेट हुआ है। हाँ, तो यानी जो मैं वी लिख रहा हूँ, इस वी को हटा के क्या मैं करली ई लिख सकता हूँ? हाँ, और जो मेरा लूप है, अगर वो लूप ऐसे है और ये है आर, तो बेसिकली ई तो ई रहा, और यहाँ पे डी एल का इंटीग्रेशन करके हम कर सकते हैं 2 पाई आर। ठीक, इसको स्मॉल रेडियस कर लें, स्मॉल आर। ये ईएमएफ है, और ईएमएफ की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, पाई आर स्क्वायर इंटू डी बी बाई डी टी। कोई परेशानी वाली बात नहीं, आर से आर कैंसिल हो गया। अच्छा, पाई से तो पाई भी कैंसिल हो गया। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बना, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बना आर बाई 2 डी बी बाई डी टी। गौर से देखो, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, उनके बीच का रिलेशन ये है। और दिमाग में ये बात रखना कि ज़्यादातर बच्चे फॉर्मूला भूल जाते हैं, जिसकी वजह से 100% इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है। ई बराबर आर बाई 2 डी बी बाई डी टी। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ई फील्ड जो है, ये नॉन कंजर्वेटिव टाइप की है। स्टेशनरी चार्जेस कंजर्वेटिव फील्ड क्रिएट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करती है, पर वो वाली इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं करती जो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं, वो कंजर्वेटिव होती है। ये नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है। नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप में एग्जिस्ट करती है, यानी कि ये फील्ड का नेचर मैग्नेटिक फील्ड जैसा होता है, क्लोज लूप में एग्जिस्ट करती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जैसी ही इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बना करती है। कोई परेशानी वाली बात नहीं। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप करें। और दिमाग में एक बात रखें, चाहे जितना भी आपको EMI आता हो, ये 1.5 घंटे के आसपास का वीडियो आपके लिए सुपरबली इंपॉर्टेंट है,
कि 1.5 घंटे के अंदर आप इतना अच्छा रिवाइज कर लेंगे कि बहुत बेस्ट क्वालिटी एग्जाम्पल्स और सारे इलस्ट्रेशंस और सारे के सारे कंसेप्ट्स यहाँ मैंने करा दिए हैं। कल हम ऐसे ही 1 घंटे 20 मिनट के वीडियो के आसपास मिलेंगे, उसमें हम करेंगे सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ट्रांसफार्मर और इंडक्टर से रिलेटेड सर्किट के 8-10 ऐसे क्वेश्चंस जिन 8-10 क्वेश्चन के बाद शायद सीट का एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। मतलब पूरी वैरायटी ऑफ इंडक्टर के साथ कल मिलेंगे रात में ऑलमोस्ट 1 बजे के आसपास। तब तक के लिए थैंक यू।